अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अरिशी खान एंड यू आर वाचिंग यूर ऑन चैनल अरिशी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक कंप्लीट नावल रीड करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे कहने पे आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ज़रूर रीड करना है। नावल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना लास्ट पे ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। हासिल इश्क बाई हफ्सा हुर सिद्दीकी। अप्रैल के दिन भी कितने अजीब होते हैं। जब फूल खिलते हैं दिल मुरझाने लगते हैं, कुछ पिछले लोग याद आने लगते हैं। यूं तो भरी बहार में हर तरफ खुशबू होती है, दिल को ना जाने किसकी जुस्तजू होती है। जब भी ये महकी फिजाएं आती हैं, गुजरा वक्त याद दिलाती हैं। जो हर तरफ गुल खिले होते हैं, दिल में यादों के नश्तर चबोते हैं। कौन कहता है बहारें खुशियां लाती हैं, ये तो उदासियों से दामन भर जाती हैं। तू लाख समझ के तेरे जाने से कोई खुश होगा, ये इसको कोई गम ना होगा। कुछ लोगों की मोहब्बत खामोश होती है, जिसको वो चाह के भी दिखा नहीं सकते या इजहार नहीं कर सकते। वफा की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी और इसका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। ना वो कभी इस मोहब्बत बांटने वाले शख्स को बता पाई और ना ही कभी इसकी मोहब्बत की अहमियत को इस पर वाज़ेह कर पाई। मगर आज भी वो दिल में इतराफ़ ज़रूर करती हैं, क्योंकि इसके दिल में आज भी इस शख्स की, इस मोहसिन की मोहब्बत आज भी ज़िंदा थी, जिसकी याद में वफा अब रोज़ कई कई घंटे उदास खड़ी खिड़की पर गलियों को देखती रहती कि काश इसके मरना करने के बावजूद वो आ जाए। वो आज फिर खिड़की में खड़ी माजी की यादों में खोई हुई थी। मम्मा, आज फिर आपकी बेटी ने मुझे देर करवा दी। इस मोटी से जल्दी नहीं उठा जाता क्या? रोज़ रोज़ की मिस की डांट खाना अच्छा लगता है क्या इसको? ये वफा की आवाज़ें थी जो कि रोज़ ही माहीन को सुनने को मिलती थी, मगर वो माहीन ही क्या जो वफा की बातों पर कान धरे। मामा, आप इसको बता दें कि रोज़ देर मैं नहीं करवाती, रोज़ ही तो जल्दी उठती हूँ। माहीन भी कहाँ वफा की बातें सुनने वाली थी, फ़ौरन मुँह बना के बोल पड़ी। अच्छा तो ज़रा बताना कि आज किसकी वजह से देर हुई है? वफा भी माहीन की ही टोन में बोली। हाँ तो आज ही हुई है ना, थोड़ी सी लेट, और वैसे भी मिस को तो रोज़ डांटने का मौका ही चाहिए होता है। माहीन अब बेपरवाही से बोली, जिस पर वफा अब आग बगोला हो चुकी थी। मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं होती है ना? माहीन इससे पहले कि कुछ और बोलती मिजाब बेगम भी बोल उठी, जो कि इन दोनों की वालदा थी। तुम दोनों स्कूल पढ़ने जाती हो या लड़ाई सीखने? अभी इस नोक झोंक का सिलसिला जारी था कि स्कूल की वैन लेने आ चुकी थी और अब दोनों मुंह बंद करके जाने लगी थी कि इनके कानों में मामा के अलविदाई कलमात सुनाई दिए। मिस आई कम इन। वफा ने क्लास में दाखिल होते हुए उजलत में सरसरी से कहा और अपनी मखसूस सीट पर जाके बैठ गई, और साथ ही मुंह में माहीन को बद्दुआएं भी दे रही थी। अबे यार जाने दो, किसको कोस रही है सुबह सुबह ही सुबह। हानिया, जो कि वफा की बेस्ट फ्रेंड थी, वफा को रोज़ की तरह समझाने लगी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि वफा किसके बारे में ये सब कलिमात अदा कर रही है। यार ये रोज़ रोज़ के मिस के घूरने से मैं बहुत तंग हो गई हूँ। वफा ने वही पुरानी बात दोहराई जो वो रोज़ ही बोलती थी। बहन, शुक्र अदा किया कर कि मिस सिर्फ तुझे घूरती हैं, बाकी लड़कियों को तो वो सज़ा भी देती हैं। हानिया ने वफा को इसकी अहमियत याद दिलाई। अभी दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि दोनों की नज़र मिस पर पड़ी, जो इन दोनों को ही घूर रही थी। दोनों ने पहले एक दूसरे को तंबी नज़रों से देखा और फिर दोनों पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। वफा का ताल्लुक एक अच्छे महजब और शरीफ घराने से था, और माहीन दो बहनें हैं। वफा माहीन से एक ही साल बड़ी हैं, जिसकी वजह से वफा और माहीन तकल्फी थी। दोनों हर वक्त लड़ते रहते। इनकी लड़ाई ही तो इस घर की रौनक थी, लिहाजा वालिदैन कुछ ना कहते और इन दोनों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते। मगर इसके बावजूद भी दोनों बहुत सुलझी हुई समझदार थी। माहीन तो घर से बाहर ज़्यादा बात ना करती और घर में मामा के पल्लू से लग के रहती। कहीं से लगता ही नहीं था कि माहीन 9th क्लास की स्टूडेंट है। इसके बरअक्स वफा बहुत बोलती थी और हर दिल अजीज थी। सब टीचर्स और क्लास की जान थी। अक्सर टीचर्स इसको मजाक में कहते कि आज तक वो ताला नहीं बना जो वफा के मुंह पर लग जाए। गर्ज ये कि वफा हर एक की आंख का तारा थी, हर एक की मदद करती और बड़ों की ना सिर्फ इज्जत करती बल्कि इनकी फर्माबरदारी भी थी। अलगर्ज वफा में तमाम अच्छी आदत आते थी। वो एक अच्छी इंसान थी, मगर ना जाने क्यों वो दीन से बहुत दूर थी। अपनी मामा के कहने पर वो सिर्फ नमाज ही पढ़ती थी, मारे बंधे, वरना इसको ज़रा भी दीन से दिलचस्पी ना थी।
یہ آپ کی وہی باتونی بیٹی ہے نا جو بچپن میں بہت پیارا بولتی تھی؟ انجان سی خاتون نے وفا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے میزاب بیگم سے پوچھا۔ میزاب بیگم نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور وفا کو سلام کرنے کا کہا۔ وفا نے انجان نظروں سے خاتون کو سلام کیا اور ناآشنا سے لہجے میں پوچھ لیا، ماما آنٹی آپ کی فرینڈ ہیں؟ ارے یہ آسیہ آنٹی ہے، میری بہت پرانی اور بہترین دوست۔ میزاب بیگم نے وفا کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اچھا ہاں، جو دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، جن کا ذکر آپ بہت کیا کرتی تھی۔ وفا نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ میزاب بیگم کے ذریعے وہ کافی کچھ جانتی تھی آسیہ آنٹی کے بارے میں، اور اس کو واقعہ میں ان سے مل کے خوشی ہوئی تھی۔ آنٹی میں آپ کے لیے جوس بنا کے لاتی ہوں، وفا خوش اخلاقی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ گیسٹ روم سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، جس سے وفا کو پتہ چلا کہ اب آسیہ آنٹی ان کے برابر والے گھر میں رہیں گی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ ذرا دھیان سے سننے پر معلوم ہوا کہ ان کی ایک بڑی بیٹی جس کا نام علیشہ ہے، جو کہ وفا سے تقریباً 2 سال بڑی ہے، اور ایک بیٹا ہے جو ماہین سے بھی چھوٹا ہوگا۔ وفا ان کے بیٹے کا نام سن نہ پائی، مگر وفا کو واقعی آسیہ آنٹی کی شفٹ ہونے سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وفا کی پوری کمپاؤنڈ میں کوئی دوست نہ تھی، اور اب وہ علیشہ سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوستی کر ہی لے گی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی کے قول کے تحت آسیہ آنٹی اچھی ہیں تو بیٹی بھی اچھی ہی ہوگی، اور یہاں وفا سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو وہ نہیں جانتی تھی۔ وفا گیلری میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، کیونکہ آسیہ آنٹی نے کسی کام سے علیشہ کو گھر سے بلوایا تھا۔ آنٹی خود گیسٹ روم میں باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈور بیل بجنے کی آواز وفا کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وفا دوڑتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ بے چینی سے دروازہ کھولا، مگر آگے کھڑے شخص کو دیکھ کے چونک اٹھی۔ دروازے پر کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک لڑکا کھڑا تھا جو غالباً وفا سے بڑا ہی تھا۔ آپ کون؟ وفا نے بڑی جلدی میں پوچھا۔ میں آسیہ آنٹی کا بیٹا۔ وفا نے اس لڑکے کی بات بیچ سے کاٹ کر ناگواری سے کہا، آپ اکیلے ہی منہ اٹھا کے آ گئے ہیں؟ علیشہ کہاں ہے؟ اس کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ ہیں؟ اس نے وفا کو حیران و پریشان ہو کے دیکھا، مگر جب تک وفا اس کی عزت کر کے جا چکی تھی وہ وفا کی باتوں پر الجھ کر رہ گیا تھا، مگر جب اس کی سمجھ آئی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اف پاگل لڑکی! وفا جب سے گیسٹ روم میں تھی جب سے ہی اس بیچارے کو ناگواری سے گھورے جا رہی تھی۔ آنٹی آپ علیشہ کو بھی بلا لیتی۔ آخر میں وفا سے صبر ہی نہ ہوا اور کہہ ہی دیا، کون علیشہ؟ آسیہ آنٹی کچھ نہیں سمجھ پائی کہ وفا کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کسی علیشہ نامی لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ آپ کی بیٹی اور کون؟ آنٹی میری بیٹی کا نام علیشہ تو نہیں ہے، آنٹی نے صاف لہجے میں کہا۔ تو پھر علیشہ کون ہے جس کا نام آپ ماما کو بتا رہی تھی؟ اب کی بار وفا کے حیران ہونے کی تھی۔ میزاب بیگم کافی دیر سے یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور سمجھ آنے پر وفا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں خاتون اب وفا کی کم عقلی پر ہنس رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے علی شاہ، اور میں اس دن اس کی ہی بات کر رہی تھی، آسیہ بیگم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب مجھے غلط نام سمجھ آیا تھا اس دن، آپ علی شاہ نہیں بلکہ علی شاہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وفا نے جیسے بے یقینی سے اپنی کم عقلی کا اعتراف کیا۔ جی بیٹا، آپ اب صحیح سمجھیے، اب کی بار میزاب بیگم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وفا کو کافی دنوں تک پہلے تو یقین ہی نہیں آ پایا، پھر اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آئی اور کافی شرمندہ بھی رہی، اور آخر میں وفا نے یہ طے کیا تھا کہ اگر اس دن علی شاہ اپنا نام خود بتا دیتا تو اس دن وفا کو اتنی شرمندگی نہ ہوتی، لہٰذا اب وفا کو علی سے خدا واسطے کا بیر تھا جو نہ جانے اور کتنے عرصے تک رہے گا۔ ماما وہ کون تھی؟ علی نے لاؤنج میں بیٹھی آسیہ بیگم سے وفا کے متعلق پوچھا اور خود بھی ان کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی وقت اپنے والد ابرار کی فیکٹری کا سروے کر کے آیا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کی اتنی مجال کہ وہ علی شاہ سے مذاق کرے۔ اس کا نام وفا ہے، بہت ہی پیاری اور معصوم بچی ہیں وہ، با اخلاق اور با تمیز، بہت اچھی تربیت کی ہے میزاب باجی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی۔ آسیہ بیگم نے وفا کی تعریف کرتے ہوئے میزاب بیگم کی تربیت کو سراہتے ہوئے کہا، اچھا با تمیز، با اخلاق، اس کا اخلاق کتنا اچھا اور وہ کتنی تمیزدار ہے، اس ہی دن پتہ چل گیا تھا، علی نے زیر لب کہا۔ کچھ کہا ہے کیا آپ نے؟ آسیہ بیگم کو لگا کہ علی نے کچھ کہا۔ ارے میں نے تو کچھ نہیں کہا، علی نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ تو کہا ہے آپ نے، آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ علی کچھ سوچ کے بولتے بولتے رک گیا کہ آسیہ بیگم علی کی بات اور غور سے سننے لگی۔ ماما کچھ نہیں، یہ سنبل نظر نہیں آ رہی، کافی دیر ہو گئی، علی نے جھوٹ بولا، اور وہ اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ وفا کی بد اخلاقی کے بارے میں ماما کو بتاتا تو ان کو ضرور دکھ ہوتا، لہٰذا وہ بات ٹال گیا۔ آپ کی بہن فن لینڈنگ ہوئی ہیں بابا رحمان کے ساتھ؟
फन लैंड गई हुई हैं। बाबा रहमान के साथ घर जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ नैनी से। आसिया बेगम ने ज़्यादा इस मौजू पर बात करने से ग्रेस करते हुए कहा। अबरार साहब का शुमार कराची के इज़्ज़तदार, मुअज़्ज़ज़ और अमीर तरीन लोगों में होता था। इनका आलीशान महल डिफेंस में था जिसमें वो क़याम पजीर थे। इनकी इस महल में नैनी और बाबा रहमान जैसे मुखलिस नौकरों की फ़ौज थी, और ये सब हासिल करने में अबरार साहब की सिर्फ बेइंतहा की मेहनत ही शामिल नहीं थी, बल्कि आसिया बेगम और इनके बच्चों की कुर्बानियाँ भी शामिल थी। अबरार साहब ने एक मकाम बनाने के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों को खुद से बहुत दूर कर दिया था, और आज भी वो दूर ही थे। इनकी फैक्ट्री वगैरह का ज़्यादातर काम अली ही देखता था। अली ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने वालिद के काम का कुछ बोझ अपने कंधों पर ले लिया था कि हो सकता है इस तरह अबरार साहब कुछ इनके करीब हो जाएं, मगर दूरियां थी कि ख़त्म ही नहीं होती थी। इन सब हालात में आसिया बेगम ने बच्चों के दिलों में अबरार साहब की मोहब्बत के लिए रोज़ बरोज़ एक नया दीप जलाया, और एक उम्मीद रखी कि आज नहीं तो कल हमारे लिए भी अबरार साहब के पास वक्त होगा, और वो वक्त अब भी बहुत दूर था, ये शायद कभी आने वाला था ही नहीं। वफ़ा राइटिंग टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इसने माहीन को देखा जो काफ़ी देर से अखबार का मुतालिया कर रही थी। माहीन ज़रा जूस तो पिलाना। वफ़ा ने रट्टा लगाते लगाते माहीन को मुखातिब किया। अपनी टांगे दिखाना, मैं नौकर नहीं हूँ, खुद जाके पी लो। माहीन ने एक नज़र अखबार से हटाकर वफ़ा को घूरते हुए वापस अखबार में गर्क होते हुए कहा। माहीन, मेरे पेपर्स हो रहे हैं, कुछ तो कर दिया करो मेरा काम भी। देख रही हो ना कि मैं पढ़ रही हूँ। 2 दिन बाद मेरा पेपर है। वफ़ा ने इसको जिताते हुए कहा। भाई मैट्रिक के पेपर हैं, कौन सा MBBS का पेपर दे रही हो जो हल कर जो खुद जूस भी नहीं पी सकती। माहीन ने बहस करते हुए कहा। इंशाअल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब मैं MBBS के पेपर दूंगी, और मैट्रिक के पेपर भी पेपर होते हैं, कोई मजाक नहीं। तुम्हें नहीं पिलाना नहीं पिलाओ, मैं खुद जाके पी लूंगी, टांगे हैं मेरे पास। वफ़ा को अब गुस्सा आ चुका था। मैं भी देखूंगी वो दिन, माहीन ने जलाने वाले अंदाज में कहा। हाँ देख लेना, और तुम ला के दे रही हो या नहीं? वफ़ा ने गुस्से से कहा। ला रही हूँ, सब्र नहीं होता तुमसे? माहीन सुस्ती से चलते हुए बोली, और मरते मरते ला के दिया। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला तो वफ़ा ने किताबों पर से नज़र उठा के देखा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वफ़ा ने अपने वालिद इकबाल साहब को मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे चल रही हैं अगले पेपर की तैयारी? सुना है आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है मेरी बेटी का। इकबाल साहब ने मोहब्बत से वफ़ा के सर पे हाथ रखा कर प्यार से करते पूछा। जी बाबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि इस्लामियात का था, और आपको तो पता है कि मैं इस्लामियात में कितनी वीक हूँ। वफ़ा ने एक सांस में आज के पेपर की पूरी रुदाद सुना डाली। तो मैं आपका A1 ग्रेड पक्का समझू ना? इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए वफ़ा से कहा। जी बिल्कुल, आप देखिएगा A1 ग्रेड ज़रूर बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर। फिर दोनों बाप बेटी के बातों का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसको मिर्ज़ा बेगम ने आके तोड़ा था। इकबाल, बहुत देर हो गई है बातें करते हुए, वफ़ा के पेपर हो रहे हैं, इसको अब आराम से पढ़ने दें। चलो भाई वफ़ा, अब आप तैयारी करें, आपकी मामा तो डांटने आ गई हैं। इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए बेगम साहबा की तरफ देखते हुए कहा। बाबा, अब वफ़ा को देखने इतनी ज़ोर ज़ोर से रट्टा लगाती हैं जैसे लगता है लोगों को सहरी में उठा रही हो। माहीन थोड़ी ही देर पहले रूम में दाखिल हुई थी, और दाखिल होते के साथ ही वफ़ा की शिकायत भी कर दी थी। अच्छा, सब रूम से बाहर आए और वफ़ा को पढ़ने दें। चले। मिर्ज़ा बेगम ने माहीन और इकबाल साहब की तरफ देखते हुए वफ़ा की फिक्र करते हुए कहा। वफ़ा, नेक्स्ट पेपर भी अच्छा देकर आइएगा। इकबाल साहब को वफ़ा की ताकीद करते हुए रूम से चले गए, क्योंकि अब बेगम साहिबा का मूड खराब होने वाला था। इनके जाते ही बाकी सब इनके पीछे पीछे चले गए। इकबाल साहब की फैमिली की हंसती खेलती फैमिली थी। इकबाल साहब का कारोबार मुल्क भर के कई शहरों में फैला हुआ था। कारोबारी मसरूफियत के बावजूद भी इकबाल साहब ने कभी अपने घर वालों की तरफ से गफलत नहीं बरती थी। इकबाल साहब के लिए सबसे पहले इनकी फैमिली की खुशियां थी, मगर ना जाने किसकी नज़र इस घराने पर लगने वाली थी। इस हंसते मुस्कुराते घर पर वीरानियों का राज छाने वाला था। यह घर जहां आज खुशी की आवाजें गूंज रही थी, बस कुछ ही दिनों में यहाँ कोई बोलने वाला भी ना होगा। नीली आंखें, हल्का गंदमी रंग, चेहरा मेकअप से पाक, गुलाबी टखनों था काती फ्राक, ऊपर से इसके बोलने का स्टाइल। जिंदगी में पहली बार आज अलीशा की इस लड़की के बारे में सोच रहा था। क्या मुझे वफा के मुताल्लिक इन आने वाले ख्यालात का जिक्र वफा से करना चाहिए? वफा वो वाहिद लड़की हैं जो अलीशा से इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सकती हैं। अली अपने जहाज नुमा बेड पर लेटा इस परी के बारे में ही सोच रहा था। आजकल ये अलीशा का मामूल बन गया था। कोई दिन ऐसा ना होता जिसमें वो वफा के बारे में ना सोचे। इसका ख्याल अब हर वक्त अली के साथ ही रहने लगा था। अली इन ही सोचों में गुम था कि किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। जी आ जाए अंदर। अलीशा ने उठकर बैठते हुए आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। भाई वो
सुंबल ने अंदर आते हुए झिझकते हुए कहा, जी कहो। अली ने इससे आने की वजह पूछी। खाना लग गया है, मामा बाबा साहब आपका वेट कर रहे हैं, आप भी आ जाएं। सुंबल कह के भाई की तरफ जवाब की मुंतजिर देखने लगी। जी आ रहा हूँ, अली कहकर उठ खड़ा हुआ। वैसे भी बहुत कम मौके होते थे जब सास खाना खाते थे। अबरार साहब खाने की मेज पर भी सिर्फ बिजनेस की ही बात करते थे, इसके अलावा इनके पास कोई जैसे मौजू ही ना हो। अली छोटे छोटे कदम उठाता डाइनिंग रूम की तरफ चलता गया। वफा मेरी बात सुनो, कोई वफा को बार बार कह रहा था। मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं सुनी आपकी बात। आप सीनियर हैं, मैं इज्जत करती हूँ आपकी, मुझे मजबूर नहीं करें आप ऑफिस में कंप्लेन करने पर। वफा ने तेजी से एकेडमी की सीढ़ियां उतरते हुए कहा। जबकि मुकाबिल भी वफा के साथ साथ ही तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक इसने सामने से आके वफा का रास्ता रोककर इसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, मुझे आदत नहीं है एक बात बार बार दोहराने की, मेरी बात मान लो। अभी इसकी बात जारी ही थी कि वफा की 5 उंगलियां सामने खड़ी इस बेगैरत इंसान के चेहरे पर अपना निशान दाग चुकी थी। इसके बाद वफा ने भागते हुए सीढ़ियां उतरी और अपनी कार में जाके बैठ गई। वफा को शायद इल्म नहीं था कि यासिर उस्मानी को मारा गया। इसका ये एक थप्पड़ वफा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान ले आएगा, ऐसा तूफान जिसका कभी वफा ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो तूफान जो वफा से जुड़े हर रिश्ते का मान तोड़ देगा। यासिर उस्मानी एकेडमी का जाना पहचाना नाम था। एकेडमी की हर खूबसूरत और अमीर लड़की से यासिर के अफेयर की खबरें फैल जाती थी। बड़ा ही दिल फेंक किस्म का इंसान था। हर थोड़े अरसे में एक को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ इश्क व मोहब्बत की पतंगें उड़ाता था। लड़कियां इसकी खूबसूरती और इसकी चकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर होकर इससे अपना आशिक मानने लगती। इस बार इसकी नज़र वफा पर थी और वो मुसलसल वफा को तंग कर रहा था कि वो इससे दोस्ती कर ले। वफा की तरबियत अच्छे माहौल में की गई थी और इसको अपने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी, लिहाजा वफा इसकी बातों में नहीं आ पाई। और फिर वही हुआ जो वफा नहीं चाहती थी। आखिर को वफा का हाथ उठ ही गया यासिर उस्मानी पर। वफा के पास यासिर उस्मानी की ये मालूमात नाकाफी थी। वो अभी यासिर की असल हकीकत से बेखबर थी, जिससे आने वाले वक्त में अब बहुत जल्द वो बाखबर होने वाली थी। मामा ये आप पराठे क्यों बना रही हैं? खैरियत बाबा तो नहीं है घर में? वफा ने मेजाब बेगम को आलू के पराठे बनाते देखा तो हैरत से कहा। बेटा मैं अली शाह के लिए बना रही हूँ, मेजाब बेगम ने आटे का पेड़ा बनाते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा, जबकि वफा वही हैरत के समंदर में गरक होगी, क्योंकि आज तक खाना तो मासी ही पकाती थी। मेजाब बेगम बस कभी कोई फरमाइशी खाना ही बनाती थी। और ये बात बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपकी मामा जैसे आलू के पराठे कोई बना ही नहीं सकता। इकबाल साहब के खूब मक्खन लगाने पर मेजाब बेगम इनके लिए बहुत मेहनत से 2 पराठे बना के देती थी। और आज अली शाह के लिए अपनी इसी माँ को आलू के पराठे बनाता देखकर वफा बहुत हैरान थी। इसको ये तो पता था कि अली शाह मामा का लाडला होता जा रहा है, मगर इस हद तक लाड बढ़ चुका है इसका अंदाजा नहीं था वफा को। मामा आप रहने देती, मासी से बनवा के खिला देती। वफा ने नाराज होते हुए माँ को मुफ्त मशवरा दिया। अरे अली शाह ने खुद मुझसे फरमाइश की है मेरे हाथों से बने पराठा खाने की, मिजाब बेगम ने फख्री अंदाज में कहा। वफा की किसी भी बात का मिजाब बेगम पर असर ही नहीं हो रहा था, लिहाजा अब वफा जी भर के उकता रही थी। फिर वफा को अली का मजाक उड़ाना याद आ गया, जो कि वफा की पसंदीदा तरीन हॉबी थी। वैसे मामा अली शाह नहीं कहा करें, अलीशा बीबी कहा करें। वफा खूबसूरती से हंसते हुए कहा। वफा इस बात से इल्म थी कि कोई इसको पीछे से खड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा था। वफा बुरी बात बेटा, वो मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है, इस वजह से जरा बोल लेता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अली का मजाक ही उड़ाती रहो, मिजाब बेगम ने बेटी को समझाते हुए कहा। जरा नहीं बहुत बोलता है वो, तौबा तौबा। वफा ने अली का जी भर के मजाक उड़ाया। वफा भी ये बोल के पलटी ही थी कि इसकी नज़र सामने खड़े अली पर पड़ी। आंटी आप रहने देती, आप जहमत ना करें। अली ने वफा को इग्नोर करते हुए मिजाब बेगम से कहा। अरे बेटा इसमें जहमत की तो कोई बात ही नहीं, तुम वफा की बात का प्लीज़ बुरा ना मानना, ये थोड़ी मजाहिया सी है। मिजाब बेगम ने आखिरी बात पर वफा को घूर कर देखा, जैसे वार्न कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी का बात का बुरा नहीं माना, अली ने खुश अखलाकी से कहा। अच्छा चलो बेटा अब डाइनिंग टेबल पर चल के बैठो, मज़ेदार पराठे तैयार हैं। मिजाब बेगम ने अली की तरफ देखकर पराठों की प्लेट रखी, जिसमें 2 पराठे मौजूद थे। वफा ने पराठों को ललचाई हुई नजरों से देखा और फिर अली और मिजाब बेगम के पीछे डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। मामा मुझे भी बना के दे दें प्लीज़, मुझे भी भूख लग रही है, वफा ने अली की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा मासी से कह देती हूँ, मिजाब बेगम ये कहकर उठने लगी। नहीं मुझे आपके हाथों के बने खाने हैं, वफा ने जिद्दी लहजे में कहा। अच्छा बैठो बना के लाती हूँ, मिजाब बेगम ने बड़े थके हुए लहजे में कहा और उठ के जाने लगी। अरे आप इसमें से दे देना, ये बहुत है, मैं इतना नहीं खाता।
मिज़ाब बेगम को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। हाँ मामा, अली सही कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है, हम इसमें खा लेंगे। वफ़ा ने ये कहते के साथ ही अली की प्लेट से एक पराठा लिया और इसके सामने वाली कुर्सी पर बरजमान हो गई। अच्छा आप दोनों खाओ, मैं और बना के लाती हूँ। मिज़ाब बेगम वफ़ा को घूर कर चली गई। मिज़ाब बेगम के जाते ही वो वफ़ा अली के पीछे पड़ गई थी। इसके बरक्स अली वफ़ा की दिलेरी पर हैरान था। पिछले महीने आप नज़र नहीं आए थे, खैरियत कहीं गए हुए थे क्या? वफ़ा ने सबसे पहला सवाल किया। अली जो कि वफ़ा के सामने बैठने पर कंफ्यूज था, वफ़ा की इस तरह मुखातिब करने पर चौंका। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। वफ़ा ने अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों को अली पर मरकूज करते हुए कहा। जी वो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अली ने मुख्तसर जवाब तक देकर वापस अपनी प्लेट को देखने लगा। ओह आप कौन सी क्लास में हैं? वफ़ा ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि इसने कभी अली को पढ़ते हुए नहीं देखा। हमेशा इसको अपने वालिद के साथ इनके बिजनेस में काम करवाते हुए ही देखा था। जी मैं 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। अली ने नज़रें झुकाए कहा। वैसे मैंने आपको पढ़ते हुए देखा तो नहीं। वफ़ा अली के पीछे पड़ी हुई थी और आज इसका इंटरव्यू ले रही थी। जी आप कैसे देखती? मैं बहुत रात में अकेले में पढ़ता हूँ। अली ने वफ़ा को वजाहत दी। अच्छा खैर आप मेरी एक बात मानो, ज़्यादा कारोबार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर तवज्जो दो। वफ़ा ने खैर खाना अंदाज में कहा। अच्छा गौर करूँगा। अली ने वही संजीदा अंदाज में कहा। एक बात पूछूं? वफ़ा ने मासूमों वाला मुंह बना के पूछा। पूछें। अली का रवैया अब भी लिया दिया सा था। वो तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? वफ़ा ने वैसे तजस्सुस से पूछा जैसे पता नहीं क्या राज हो। जी अली ने अब की बार वफ़ा को एक झलक देखकर एहतियातन वापस मुंह नीचे कर लिया। अली की नज़रों में हैरत साफ वाज़ेह थी। हाँ ना, देखो तुम मुझसे ज़्यादा बड़े तो नहीं हो, फिर क्यों ऐसा मुंह बना के रखते हो जैसे मुंह में कड़वे करेले हो? वफ़ा ने अजीब मज़ाहियत से मुंह बना के कहा, जिस पर अली की हंसी छूट गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अली ने साफ लहजे में कहा। ये तो आपकी गलतफहमी है कि कोई मुझे गलतफहमी हुई होगी। वैसे 3rd ईयर का रिजल्ट आने वाला है। वफ़ा ने अली से ऐसे कहा जैसे इसको पता ही ना हो। आने वाला है, बस मगर मेरे रिजल्ट से पहले आपका रिजल्ट आएगा। अली ने वफ़ा को अपनी तरफ से जैसे याद दिलाया। मेरा तो अगले हफ्ते में आएगा, इसके बाद आपका आएगा। वफ़ा ने अब अपना पराठा साफ कर लिया था और जैसे ही इसकी नज़र अली के पराठे पर जाने लगी, पता नहीं कहाँ से मिज़ाब बेगम नाजिल हो गई। अली इसकी बातों में नहीं आओ बेटा, ये तुम्हें बातों में लगा रही हैं और साथ साथ तुम्हारे पराठे से इंसाफ भी करना चाह रही हैं। मिज़ाब बेगम ने वफ़ा के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, जो कि अब अली की प्लेट की तरफ गामजन था। वफ़ा ने माँ की तरफ बेचारा सा मुंह बना के देखा, जैसे कह रही हूँ कि अभी इसने खाया ही क्या है। मिज़ाब बेगम ने बेटी का मुंह देखा और हंसते हुए इसकी और अली के आगे पराठों से भरी प्लेट रख दी। और फिर बातों का वो सिलसिला तीनों के दरमियान शुरू हुआ, जो काफ़ी घंटों बाद ही ख़त्म हुआ। और शायद ये सिलसिला ख़त्म ना होता अगर अली के पास ऑफिस से अर्जेंट कॉल ना आती। अली के जाने के बाद मिज़ाब बेगम ने वफ़ा से कहा, देखो वफ़ा, अली कितना अच्छा बच्चा है। शायद इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं इसको समझती थी। वफ़ा ने कुछ सोचते हुए कहा। ये वफ़ा और अली की पहली मुलाकात थी, जिसमें वफ़ा की पहली बार अली के लिए ख़यालात बदले थे, वरना वफ़ा इतने महीनों से इसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी। मामा, बाबा, माहीन, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है बस 5 मिनट बाद। वफ़ा लैपटॉप ऑन किए बैठी थी और बार बार रिज़ल्ट वाली वेबसाइट देख रही थी। अब वफ़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 1 2 3 4 5। वफ़ा आंखें बंद किए गिनती गिन रही थी। 5 के बाद जब इसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा तो आंखें बंद करना ही भूल गई। वफ़ा बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मिज़ाब बेगम ने वफ़ा का कंधा ज़ोर से हिला के देखा। जवाब में वफ़ा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बारी बारी सबको देखा और बेयकीनी से स्क्रीन का रुख इस तरफ कर दिया जहाँ मिज़ाब बेगम, इकबाल साहब और माहीन बेचैनी से वफ़ा के जवाब के मुंतज़िर थे। यार ये आज तुझे हुआ क्या है? किसके लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अहमद अली से बार बार लड़ लड़ के पूछ रहा था, मगर अली कोई जवाब देने की बजाय बस कार ड्राइव कर रहा था। अली बता दे यार, कहाँ लेके जा रहे हैं? अली की तरफ से एक बार फिर जवाब मौसूल ना हुआ। और मेरी यार, कहीं तो मुझे किडनैप तो नहीं करने वाला? अब की बार अली ने अहमद को घूर के देखा। तू बहुत बोलता है, तुझे कहीं किडनैप करके नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझ जैसे छोरे इंसान को किडनैप करूँ। अली ने कार शहर के सबसे बड़े माल के आगे रोकी। चल उतर, अब अंदर नहीं जाना, अली ने अहमद को घूरते हुए कहा, जो कि हैरत के समंदर में गोताखोरी कर रहा था। तेरी तबीयत ठीक है? अहमद ने गाड़ी में बैठे बैठे हैरत से कहा। क्यों, क्या हुआ मुझे? मैंने ऐसे क्या कर दिया है? अली ने अनजान बनते हुए कहा। क्या हुआ? तूने कभी शॉपिंग की है खुद, जो आज माल के लेके आया है? अहमद ने अली को घूरा। क्या मतलब? कभी करता नहीं हूँ तो क्या कभी करूंगा भी नहीं? अली ने चुर होते हुए जवाब दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अहमद पिछले कई महीनों से अली के बदले हुए रंग ढंग देख रहा था, मगर आज तो अली ने हैरान ही कर दिया। आज तक ईद पर भी इस तरह खुशी खुशी शॉपिंग करने नहीं गया था। अहमद अली का बचपन का दोस्त था और अहमद को याद था कि वो हमेशा अली को किसी बहुत खास मौके पर जोर जबरदस्ती ही लेकर आता था और अली हमेशा ही मुंह बनाकर चलता था। ऐसा महसूस होता कि अली को शॉपिंग से एलर्जी हो, और आज अली खुद बगैर किसी इवेंट के अली इसको शॉपिंग मॉल के लेकर आया था। तो चल रहा है या मैं खुद शॉपिंग करके आ जाऊं?
अली ने अपनी तरफ से अहमद को धमकी दी। हा 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 हा, बड़ा आया मुझे धमकाने वाला, जा जाके कर ले अकेले अगर हिम्मत है तो। अहमद भी फिर अहमद ही था, वो अच्छी तरह से जानता था कि अली अकेले नहीं जाने वाला। भाई मेरे चलना नहीं है, वैसे भी हमें कुछ पता नहीं है लेडीज शॉपिंग का, ऑलरेडी देर हो रही है, हो जाएगी। अली अब इल्तिजा कर रहा था, लेडीज शॉपिंग और तू? अहमद को अंदाजा तो था मगर अली के मुंह से सुनना चाह रहा था कि किसके लिए की जा रही है ये शॉपिंग। हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकता? अली ने मुंह बना के कहा। नहीं कर सकते हो, आपको इजाजत है करने की, मगर जनाब अली किसके लिए ये तो मैं पूछ सकता हूँ। अहमद ने आंखों में मस्ती लिए हुए पूछा। तू सब जानता है मगर फिर भी पूछ रहा है। अली को बेचैनी हो रही थी, वो जल्दी से इसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था। हाँ तो एक दफा अपने मुंह मुबारक से इसका नाम बता दे। अहमद ने अली को तंग करने की कसम खाई हुई थी। वफा, वफा के लिए लेना है मुझे गिफ्ट। अली ने वफा को तसव्वुर करते हुए कहा। इस तरह। क्यों, आज इसका बर्थडे है? अहमद ने अली का मजाक उड़ाते हुए पूछा। नहीं, आज इसका रिजल्ट आने वाला है। अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली। अहमद भरपूर अंदाज में गाना गाकर अली को छेड़ रहा था। बस कर दे, चल चले अब। अली ने घूरते हुए कहा। कैसा ये इश्क है? अहमद गाड़ी से उतरकर भी अली को छेड़ने में मगन था। पूरी शॉपिंग के दौरान अहमद अली को छेड़ता रहा और अली बस इसको घूरता ही रहा। दोनों ने मिलकर सेल्स गुल्स की मदद से शॉपिंग की थी। यार वो सेल्स गुल्स अच्छी थी ना, मुझे लेडीज की शॉपिंग की बड़ी पहचान हो गई है। अब अगली बार भी मुझे ही लेके जाना शॉपिंग पर। अहमद ने अली को एक बार फिर तंग किया। अगली बार मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। अली ने अहमद को देखते हुए गुस्से से कहा। हाँ भाई, मुझे गरीब के साथ क्यों आएगा तू, ना अपनी मिसेज के साथ। अहमद ने बेचारा समूह बना के कहा और फिर दोनों हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए। वफा सब एक दूसरे को खाली आंखों से देख रहे थे। हाय मामा बाबा, ये सच है? सबसे पहले माहीन में कुछ बोलने की हिम्मत हुई। हाँ यही सच है। मिर्जा बेगम ने वफा की तरफ वालिहाना अंदाज में बढ़ते हुए कहा। मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है स्क्रीन पर? अब की बार मिर्जा बेगम के बेइंतहा प्यार करने पर वफा का सख्तर टूटा। बेटे जानी, आपका A1 ग्रेड बना है और आप सुबह के टॉप 10 A1 ग्रेडर्स में शामिल हो। इकबाल साहब ने वफा का कंधा हिला के कहा। सच्ची? वफा को जैसे यकीन ही ना आया था। अगले 2 घंटे तक वफा को यकीन दिलाना पड़ा था। ये शॉपिंग तुमने की? आसिया बेगम पर मानो हैरत के पहाड़ ही टूट पड़े थे। वो बेयकीनी से अली से बार बार एक ही सवाल कर रही थी और अली भी बड़ी मुस्तकिल मजाजी से एक ही बात बार बार दोहराई जा रहा था। मामा, मैं माल के आगे से गुजर रहा था तो सोचा आपका काम आसान कर दूं। अली ने वही पुराना जुमला दोहरा दिया। अच्छा, आपने आज से पहले तो कभी शॉपिंग की ही नहीं, आज आपको ये ख्याल भी आ गया? आसिया बेगम बस अली का बदला हुआ रवैये पर हैरान थी। मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपका ख्याल भी नहीं रखता। अली ने अब फौरन बात का रुख बदल दिया। नहीं मेरा बेटा, तुम बहुत ख्याल रखता है सबका। आसिया बेगम ने बेटे को प्यार करते हुए कहा और सारे बैग्स ले गई जिनमें वफा के लिए गिफ्ट पेपर में पैक गिफ्ट मौजूद थे। मामा आप तैयार हो गई? अली बेचैनी से बार बार आसिया बेगम के कमरे का चक्कर लगा रहा था। अरे हो गई हूँ बाबा। आसिया बेगम अली की कोई 5वीं या 10वीं आवाज पर अपने साड़ी का पल्लू सेट करती हुई बाहर आई। चलें, अली ने माँ का जायजा लेते हुए कहा। रेड कलर की फुल साड़ी जिसके बॉर्डर पर ब्लैक कलर की कढ़ाई का काम हुआ था आसिया बेगम की शख्सियत को 4 चांद लगा रही थी। जी चलें। सुंबल तैयार हो गई? आसिया बेगम मसरूफ थी अपनी साड़ी के पल्लू के साथ। जी वो और मैं कब से आपका वेट कर रहे हैं। अली आसिया बेगम को बताते हुए नीचे चला गया और फिर तीनों अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। आज वफा के रिजल्ट आने की वजह से इकबाल साहब ने वफा की तमाम दोस्तों में सिर्फ हानिया शामिल थी को खास इनवाइट किया था। इस पार्टी में इन्होंने अपने मिर्जा बेगम की फ्रेंड्स को भी मदऊ किया था। पार्टी इकबाल साहब के फार्म हाउस में रखी गई थी जो कि शहर से एक पुरफिजा मकाम पर वाक़ था और घर से बहुत दूर भी था। वफा बेटा आप तैयार हो? मिर्जा बेगम वफा के कमरे में वफा को देखने गई क्योंकि पार्टी का टाइम हो रहा था और बाकी सब लोग तैयार हो गए थे सवाई वफा के। जी मामा बस आई। वफा ने अपने सैंडल का स्ट्रिप लगाते हुए कहा और कमरे से बाहर लाउंज की तरफ बढ़ी जहाँ सब इसका इंतजार कर रहे थे। मामा बाबा मैं रेडी हूँ, वफा स्टाइल से खड़े होते हुए बोली। सबने एक साथ वफा की तरफ देखा और देखते ही गए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इकबाल साहब ने दिल से तारीफ की। चलिए फिर, इकबाल साहब ने सब की तरफ पुरजोश होकर पूछा और फिर हंसती खेलती फैमिली फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गई। मेहमान आना शुरू हो गए थे। इकबाल साहब अपने दोस्तों में मसरूफ थे, मिर्जा बेगम अपनी सहेलियों में, जबकि माहीन साहिबा अपने ही दुनिया में मगन थी। ओए सुन हानी, आज पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइविंग पर चलेंगे। वफा ने अपना जूस का आधा भरा हुआ गिलास काउंटर पर रखते हुए हानिया से पूछा। नेकी और पूछ क्यों नहीं। हानिया ने वफा की ऑफर को शौक से कबूल किया। मगर तेरे पास गाड़ी कहाँ से आएगी? कुछ सोचकर हानिया ने वफा से पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो।
वफा ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे वफा, कोई तुझे मजनू की तरह देख रहा है। हानिया ने एक लड़के की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत? वफा ये कहते साथ ही पलटी निगाहें इस शख्स की तरफ गई और पलटना ही भूल गई। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, हाथ में रोलेक्स वॉच, ब्रांडेड शूज, भूरी कातिल आंखें, ऊपर से इसका एटीट्यूड, उफ, किसी महल का शहजादा लग रहा था। वफा ने आज हानिया के गौर करवाने पर अली को पहली दफा देखा था। आज इसे अली वो अली नहीं लग रहा था जो इसके घर आता था। यह वो अली बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिसे वफा खार खाती थी। इसे तो आज वो कोई और ही लगा। मिस कहाँ खो गई? हानिया ने वफा की आंखों के सामने खड़े होते हुए जोर से कहा। कहीं नहीं, वफा ने चोर आंखें लिए कहा। कौन है वो? तुम जानती हो ना इसे? हानिया ने कभी अली को देखा नहीं था, बस वफा के मुंह से इसकी बुराइयां ही सुनने को मिली थी। अरे यही तो अली शाह हैं, वफा ने अपनी शमशीर निगाहों को घुमाते हुए बताया। वफा को बखूबी इस बात का अंदाजा था, कोई और भी इसको अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। अरे वफा बेटा, आप यहाँ हो? आंटी देखो आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। मिसाब बेगम कहते साथ ही वफा को वहाँ ले गई जहाँ आसिया और कुछ सहेलियाँ और भी मौजूद थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। एक खातून ने वफा को देखकर मिसाब बेगम से कहा, जी बिल्कुल माशाल्लाह, हमारी बच्ची है तो बहुत ही प्यारी। आसिया बेगम ने भी तारीफ की। वफा बेटा, ये आपका गिफ्ट। आसिया बेगम ने 4-5 गिफ्ट पेपर से सजे गिफ्ट वफा की तरफ एक एक करके बढ़ाए। इतने सारे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने ख्वामखा जहमत की। वफा गिफ्ट पकड़ते हुए कहने लगी, ये गिफ्ट मैं लेकर नहीं आई और ना ही मैंने खोल कर देखे, ये सब अली शाह लाए थे। आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। अली शाह लाए थे? तो वफा की नजर दूर खड़े अली शाह पर पड़ी, जो इकबाल साहब से मुस्कुराते हुए माहवे गुफ्तगू था, और फिर इसने अपना जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। पार्टी खैर खैरियत से अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। सब मेहमान अपने अपने घरों को जा रहे थे। बाबा मैं हानिया को ड्राइवर के साथ जाके इसके घर छोड़ा हूँ। वफा ने इकबाल साहब से इल्तिजाई नजरों से देखते हुए कहा। इकबाल साहब के दिल ने इजाजत तो ना दी थी, मगर फिर वफा की इल्तिजाई निगाहों की वजह से हाँ कर दी। चली जाओ मगर जल्दी वापस आना। और फिर बाहर आके वफा ने ड्राइवर को छुट्टी दी और खुद गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइविंग पर निकल गई। अली जैसे ही पार्टी में दाखिल हुआ, इसकी नजरें बस वफा की मुतलाशी थी। थोड़ी देर बाद वो जालिम नजर आ गई। इसको देखने के बाद अली शायद खुद को भी भूल चुका था। सफेद और नीले रंग की मैक्सी जो बार बार जमीन से लग रही थी, हल्का मेकअप, सफेद नाजुक ज्वेलरी, बालों को आगे की तरफ मोड़कर बड़ी नफासत से बनाए हुए थे और बाकी बालों को खुला छोड़ा था, और इन सब पर भारी इसकी वो शैतान आंखें। अली के दिल ने एक बीट मिस की थी। इसे अभी किसी का कुछ नहीं पता था। मुझे बताना है इसको कि इसकी मुस्कुराहट पर मैं दुनिया वार सकता हूँ, इसकी एक आहट पर मैं जीवन हार सकता हूँ। मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इश्क है इससे। अजब पागल सी लड़की है, मुझे बताना है इसको। क्या सोचा जा रहा है बदखुदार? इकबाल साहब के धुप लगाने पर अली वापस होश हवास की दुनिया में दाखिल हुआ, और फिर पूरी पार्टी के दौरान अली वक्फा वक्फा से वफा को चोर नजरों से देखता रहा। पार्टी खत्म होने से पहले ही अली के पास अबरार साहब की कॉल आ गई थी और इन्होंने किसी अर्जेंट काम से अली को वापस बुला लिया था। मामा बाबा की कॉल आई थी, कोई काम है, आप ड्राइवर के साथ घर चले जाइएगा। अली ने आसिया बेगम को बताया। नजरें वफा की ढूंढ रही थी, मगर वो नजर ना आई, और फिर अली वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। वफा गाड़ी देखकर चलाओ। हानिया वफा के साथ आ तो गई थी, मगर अब इसको वफा की ड्राइविंग देखकर डर लग रहा था। आई लव स्पीड, वफा ने हंसते हुए कहा, और फिर स्पीड और तेज कर दी। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक गाड़ी को वफा ने बहुत जोर से ठोक दिया। अबे ये क्या किया तूने? हानिया ने वफा को घूरते हुए कहा। अब तो हो गया ना, अब आगे बताओ क्या करूं? वफा ने इस गाड़ी में से पुलिस वालों को उतरते हुए देखते हुए कहा, मैं तो चली यहाँ से रिक्शा लेकर सीधा अपने घर, तो खुद निमट इन पुलिस वालों से। तुझे ठोकने के लिए भी पुलिस की गाड़ी मिली? हानिया ने वफा को मुलामती नजरों से घूरते हुए कहा, हाँ ऐसा कर, तू निकल, वैसे भी गाड़ी तो मेरी है, मैं देख लूंगी। बस ये बात बाबा तक ना जाए, वफा ने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि इकबाल साहब तक अगर ये बात पहुंच जाए तो वो सख्त नाराज होंगे। हानिया गाड़ी से निकल कर जा चुकी थी और पुलिस वाले भी वफा की तरफ आ चुके थे। बाहर आओ, इनमें से एक पुलिस वाले ने वफा की गाड़ी का शीशा बजाते हुए कहा। जी। वफा गाड़ी से उतरी, मगर इसको डर के मारे अब ठंडे पसीने आने लगे थे। आपने ये गाड़ी ठोक दी, अपने कागजात दिखाएं और गाड़ी की चाबी दें। वही पुलिस वाला वफा से इंतहाई गुस्से में बात कर रहा था। जी मेरे पास नहीं, वफा ने डरते डरते बताया। क्यों नहीं है? आप जानती हैं आपने किसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है? दरअसल मैं 17 साल की हूँ, इस वजह से मेरे कागजात नहीं है। वफा ने अब हिम्मत करते हुए इस पुलिस वाले को असल बात बताई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसने किसकी गाड़ी को ठोका है, मगर एक बात का अंदाजा था वफा को, वो जिसकी भी गाड़ी थी बहुत कोई पहुंचा हुआ इंसान था। एक के पीछे एक गाड़ी जिसमें पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। वफा जानती थी कि अब कुछ भी हो जाए ये बात बाबा तक जरूर जाएगी, क्योंकि अब इस मसले को कोई बारोब और
असर रसूख शख्स ही सुलझा सकती थी। प्लीज़ ये बात बाबा तक ना जाए और कोई फरिश्ता आ जाए मेरी मदद को। वफा अभी दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी और यही शाहिद दुआओं की कबूलियत का वक्त था। ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी जिसमें से एक लड़का निकलकर बाहर आया। कुछ अंधेरा था जिसकी वजह से वफा को इसका चेहरा नहीं देख सकी, मगर वो कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था। इसको देखकर वफा की रुकती हुई सांसें बहाल हुई, मगर अगले ही लम्हे इसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसके आते ही वफा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। यासिर अपने चारों दोस्तों के साथ बैठा था। सब दोस्त हल्ला गुल्ला कर रहे थे सिवाय यासिर के। इसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यासिर के ये दोस्त यासिर की ही तरह थे, बिल्कुल आवारा। क्या हुआ भाई, कौन सी दुनिया में गुम हो? यासिर के एक दोस्त हमजा ने फिक्रमंदी से कहा। अबे छोड़, तुझे पता नहीं है आजकल कौन सी दुनिया में गुम रहता है ये। दूसरे दोस्त शमशीर ने गोए यासिर का मजाक उड़ाया और हंसने लगा, जिस पर बाकी के दोस्त भी एक साथ ही हंस पड़े। तू देखना, वफा सिर्फ मेरी होगी और इससे इस दिन वाले थप्पड़ की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यासिर ने एकदम से उठकर शमशीर का गिरबान पकड़कर कहर बरसाती हुई आंखें लिए कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। शमशीर ने हैरानगी से कहा, जबकि बाकी के दोस्तों ने यासिर से इसका गिरबान छुड़वाया। इस वफा को तो मैं हासिल कर ही लूंगा। यासिर उस्मानी ने इश्क हासिल करने के लिए किया था, जिसको अब इसने मेरी जिद बना दी है, और आज तक ऐसी कोई जिद नहीं रही जो यासिर उस्मान की पूरी ना हुई हो। यासिर ने मगरूर अंदाज में कहा, तू करने क्या जा रहा है इसके साथ? सब यासिर के इरादों से डर गए थे। बताता हूँ। यासिर ने शमशीर और हमजा समेत बाकी दो को अजीब सी शातराना अंदाज में मुस्कुराते हुए देखकर कहा, आज रात ही वफा के वालिद ने वफा के रिजल्ट की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है। यासिर ने सबको समझाते हुए कहा, की होगी तो हमें क्या इससे? हमजा ने नासमझी अंदाज में कहा, मेरे पास एक प्लान है। आज ही वफा को इसकी गलती का एहसास दिलाना है मुझे, और बर्दाश्त नहीं होता। यासिर खिसियाना होते हुए बोला, प्लान क्या है? सब ने बारी बारी पूछा। सुनो, आज रात में ही जब पार्टी खत्म हो रही होगी, और फिर यासिर ने अपना भयानक प्लान चारों को बताया और सबका किरदार बताया कि किसको क्या काम सर अंजाम देना है। मछली जाल में फंस गई है, आगे कोई हुक्म? यासिर ने अपनी कार के बैक मिरर से वफा को पुलिस के वाले के साथ खड़े देखकर शातराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, गेम शुरू होता है अब। दूसरी तरफ से फातिहाना अंदाज में कहा गया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसका बंदोबस्त आज करना ही होगा। यासिर ने सारा प्लान दिमाग में दोहराते हुए सोचा और एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। वफा ने धड़कते दिल के साथ आने वाले शख्स को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अली शाह था। इतने महीनों में पहली बार वफा को अली शाह जहमत नहीं बल्कि रहमत लगा था। क्या हुआ ऑफिसर? अली ने आते ही एक नज़र वफा पर डाली और पुलिस वाले से करख्त लहजे में पूछा। कुछ खास नहीं। ये मोहतरमा आपकी कुछ लगती हैं? पुलिस तो फिर पुलिस ही थी। अली की इस तरह सुनसान सड़क पर इस अंधेरी रात में रुकने की वजह शायद समझ चुकी थी। जी कोई मसला? अली का लहजा हनमस वैसे ही था। इन मोहतरमा ने हमारे साहब की गाड़ी पर मारा है, पुलिस वाले ने गाड़ी की तरफ इशारे करते हुए बताया। गलती हो गई होगी। अब आप क्या चाहते हैं? अली सीधा मुद्दे की बात पर आया। हम जो चाहते हैं वो वफा इकबाल नहीं चाहती। एक पुरकशिश आवाज में किसी ने मुदाखलत की थी, और वो आवाज इस गाड़ी की सिमत से आई थी जिसको वफा ने अपनी गाड़ी से ठोका था। किसने गाड़ी में से उतरते हुए कहा था। सब ने बारी बारी आवाज की सिमत देखा। यासिर उस्मानी। वफा को पहचानने में देर नहीं लगी थी कि वो कोई और नहीं बल्कि यासिर उस्मानी ही था। सही पहचाना, मुझे मालूम था, इतनी जल्दी भूलोगी नहीं मुझे, यासिर ने तमस्खराना अंदाज में कहा, और वफा और अली के सामने आके खड़ा हो गया था। यासिर बस वफा को घूर रहा था, जबकि वफा भी इसको गुस्से से घूरती रही, और अली ये सब का रवैया देख रहा था। अली ने चंद लम्हे वफा की आंखों में देखा। इसको सारी बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि वफा ने यासिर की मौजूदगी को सख्त नापसंद किया था, चाहे बात कुछ भी हो। लुक मिस्टर, अभी हमें क्या करना होगा आप सिर्फ वो बताएं, हमें देर हो रही है, अली ने यासिर से साफ रूखे अंदाज में कहा, क्योंकि अली को यासिर एक आंख नहीं भाया था। आह, मैं तुम्हें कैसे भूल गया, तुम वही हो ना जिसका तस्करा आजकल वफा के बहुत करती हैं। यासिर ने अली को चुभती हुई नजरों से देखते हुए कहा, जबकि अली सिर्फ इसे गुस्से से ही देख रहा था, मगर इसकी बात सुन के अली को कुछ हुआ था, न जाने कैसा एहसास था। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, अली शाह। यासिर अली के बारे में पूरी मालूमात रखता था, मगर फिर भी अली का नाम भूलने की भरपूर अदाकारी की थी, और अली शाह पर बहुत जोर देकर कहा था, अपने काम से काम रखो। अली ने यासिर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानते हो, वफा से जुड़ी हर चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी है। यासिर ने अली की शर्ट के बटन को हाथों की उंगलियों से छूते हुए कहा, वफा का नाम भी मत लो अपने मुंह से। अली ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए हाथों को अपने काबू में रखते हुए कहा, अच्छा मैं तो लूंगा, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा वफा से, और कर क्या लोगे तुम? यासिर ने अली को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर अली का गुस्सा अपने अरूज पर था।
علی میرا کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ عزت کرنا جانتا ہے جو تم سے نہیں ہوتی کسی کی، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ تمہاری طرح بالکل بھی آوارہ اور بدمعاش نہیں ہے، سمجھے تم؟ وفا کی آواز کافی دیر بعد سب کی سماعتوں تک آئی تھی۔ وہ بہت دیر سے یاسر کی بکواس کو برداشت کر رہی تھی۔ علی کو تو آج حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ خود کو کسی اور ہی دنیا میں تصور کر رہا تھا۔ علی واپس اصل دنیا میں جب آیا، جب اسے محسوس ہوا کہ یاسر مسلسل وفا کو گھورے جا رہا ہے۔ چلو یہاں سے، علی نے غصے میں وفا کا ہاتھ تھاما اور اپنی بلیک مرسڈیز کی طرف روانہ ہو گیا۔ یاسر کی آنکھوں کے سامنے علی کا وفا کا ہاتھ پکڑنا اور اوپر سے ستم وفا کی رضامندی نے کیا۔ یاسر غصہ سے آگ بگولا ہوتا ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں، وہ میری نہیں ہو سکی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ علی شاہ! یاسر عثمانی نے آنن فانن اپنی پسٹل نکال کر نشانے لیتے ہوئے علی شاہ کو زور سے پکار کے کہا۔ وفا اور علی نے ساتھ مڑ کر پیچھے کھڑے یاسر کی طرف دیکھا۔ بس ان کا دیکھنا تھا۔ ماحول میں دو گولیوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ آہ! وفا کی بس ایک ہی آواز نکلی حلق سے، اور بس وہ اپنے سامنے جیسے کوئی منظر دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ خون تھا جس نے اس کے کپڑے بھگو دیے تھے۔ سر، یہ کیا کیا آپ نے؟ چلیں یہاں سے جلدی، اور اس سے پہلے کوئی آپ کو یہاں دیکھے، ایک پولیس والے نے زبردستی یاسر کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا، اور ساری گاڑیاں زن کر کے چلی گئیں۔ اب اس سنسان سڑک پر دو نفوس موجود تھے، خون میں لت پت وجود۔ کوئی پھٹی پھٹی حیران آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ علی نہیں آیا ابھی تک؟ ابرار صاحب نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آسیہ بیگم نے مختصراً جواب دیا۔ اچھا، حالانکہ کام تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، ابرار صاحب نے تھوڑی فکر مندی سے کہا۔ ہم فون کر لیں؟ ہاں، فون کر لیں آپ۔ آسیہ بیگم نے ابرار صاحب کو مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابرار ان لوگوں سے محبت تو بہت کرتے ہیں، مگر وقت کی کمی اور کاروبار بھاگ دوڑ نے کبھی اظہار کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کیا تو آپ صحیح رہی ہیں؟ ابرار صاحب نے فوراً مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا۔ ابرار صاحب مسلسل فون کر رہے تھے، مگر دوسری طرف سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ علی نے فون نہیں اٹھایا؟ آسیہ بیگم نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کہیں مصروف ہوگا، آ جائے گا جلدی، سمجھدار ہیں علی شاہ بہت۔ ابرار صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس بات سے انجان کہ اب علی شاہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ علی! وفا نے زور سے علی کو پکارا تھا۔ یاسر نے علی کے سینے میں 2 گولیاں ماری تھی، اور وفا کو یہ منظر سمجھنے میں بہت دیر لگی تھی۔ علی! وفا علی کے خون میں لدے وجود کو چھوتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ وفا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے علی کو ہسپتال لے کے گئی، بس اتنا تھا کہ اس نے ایمبولینس کو کال کی تھی، اور اب وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ مس، آپ پیشنٹ کی کون ہے؟ ایک نرس وفا کے پاس آئی اور وفا سے سوال کر رہی تھی۔ مس، نرس بار بار سوالات کر رہی تھی، مگر وفا کسی بھی سوال کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہی ایک منظر بار بار کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ارے، پیشنٹ کے فون سے اس کے گھر والوں کو کال کر لیں اور ہسپتال بلوا لیں، کسی دوسری نرس نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ پولیس کیس ہے، ہم اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے۔ وفا کے کانوں میں بس سب کی آوازیں آ رہی تھی۔ جلد سے جلد بلوا لیں، ڈاکٹر نے جلدی میں کہا، اور واپس علی کی طرف چلے گئے تھے۔ اقبال صاحب، آپ کو کیا ضرورت کیا تھی وفا کو کار لے جانے دینے کی؟ منع کر دیتے، کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ابھی تک نہیں آئی؟ مزاح بیگم کا دل بار بار ہچکولے کھا رہا تھا۔ بیگم، میں نے اکیلے کار لے جانے کا نہیں کہا تھا، ڈرائیور کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ اقبال صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بیگم کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، آج کل اس کی ایک ہی ضد چل رہی ہے، ڈرائیونگ اور بس ڈرائیونگ۔ میزاب بیگم نے شوہر کو گھورتی نظروں سے باور کروایا۔ فون بھی تو نہیں اٹھا رہی محترمہ، اقبال صاحب نے شکایتی انداز میں کہا۔ اتنے میں اقبال صاحب کے فون کی گھنٹی بجی۔ لیں، اسی کا فون ہوگا، میزاب بیگم نے مشتاق لیے کہا۔ کیا؟ اقبال صاحب نے زور سے تقریباً چیختے ہوئے ہی کہا تھا۔ فون سننے کے بعد اقبال صاحب نے صدمہ زدہ آنکھیں لیے بیگم کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں پہلے ہی بہت سے سوالات تھے۔ میں ابھی کے ابھی ہسپتال، ہمیں جانا ہے، جلدی کریں۔ اقبال صاحب نے لمحے بھر کی بھی تاخیر گوارا نہیں کی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں، وفا تو ٹھیک ہے نا؟ میزاب بیگم نے تقریباً روتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اندر سے وفا کو لے کر ڈری ہوئی تھی۔ وفا کو ہماری بہت ضرورت ہے اس وقت۔ اقبال صاحب نے بس اتنا کہا اور بیگم کو لے کر ہسپتال کی طرف نکل گئے۔ اقبال صاحب نے فون سننے کے بعد فوراً ابرار صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آج دونوں گھروں میں طوفان مکمل طور پر برجمان تھا، ایسا طوفان جو اپنے پیچھے انتہا سے زیادہ بربادی ہی بربادی چھوڑے گا۔ آج ان گھروں میں صف ماتم بچھنے والا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو ڈاکٹر؟ ابرار صاحب نے بے چینی سے ڈاکٹرز کی طرف لبکتے ہوئے پوچھا۔ ابرار صاحب اور اقبال صاحب کی فیملی کو ہسپتال پہنچے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے، اگر آپ کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی اور وہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ پولیس کیس تھا، ہم کبھی اس کیس کو ہاتھ نہ لگاتے، ڈاکٹر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، جیسے احسان کر رہا ہو۔ پلیز ڈاکٹر بتائیں، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ آسیہ بیگم کے آنسوؤں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ دونوں پلیز میرے روم میں آئیں۔ ڈاکٹر نے ایک دکھی نظر اس ماں پر ڈالی جس کا غم اب شدید ہونے والا تھا، اور اب وہ یہ خبر ان کے سامنے نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے ابرار اور اقبال صاحب کو اپنے روم میں بلوایا تھا۔ دونوں ڈاکٹر کے پیچھے ان کے روم میں داخل ہوئے۔ آرام سے بیٹھ کر تسلی سے میری بات سنیں،
ڈاکٹر صاحب نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی نارمل کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے علیشا کو؟ ابرار صاحب نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، دیکھیں پیشنٹ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کا فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تھا، تو آپریشن کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گا نا میرے بیٹا؟ ابرار صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے لہجے سے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو گولیاں سینے پر دل کے بہت قریب لگی ہیں اور آپریشن ہونے کے بعد ہوش آنے پر بھی ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمیں اس کو آبزرویشن پر رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا اور آپریشن کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ اس آپریشن میں خطرہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ سن کر ابرار صاحب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے اقبال صاحب کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی ان کی طرف تسلی اور ہمدردانہ امیز لہجوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اب علیشا چند ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بات بتائی تاکہ یہ لوگوں کو آپریشن کرنے کا فیصلہ جلد سے جلد کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کی تیاری کریں پلیز، اقبال صاحب نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا اور ابرار صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کمرے سے لے گئے۔ باہر موجود تمام نفوس نے پوچھا کہ کیا ہوا، پر دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بتا سکے۔ اب علی چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ وفا نے جب سے وہ منظر دیکھا تھا جب سے ہی بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سب کو بس دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، وہ کیا بتاتی کہ یہ سب کیا ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی تک علی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی نے پوچھا تھا۔ علی کا آپریشن ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب اسے ICU میں آبزرویشن پر رکھا ہوا تھا۔ یہ وقت دونوں فیملیوں پر بھاری تھا۔ آسیہ بیگم بار بار روتی ہوئی ICU کے دروازے تک جاتی اور علی شاہ کو دنیا جہاں سے بیگانہ ہسپتال کے بستر پر پٹیوں سے جکڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے بیٹے کے ساتھ ہی کیوں؟ آسیہ بیگم نے ICU کے دروازے میں موجود کھڑکی میں سے علی شاہ کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور اب ان کے رونے میں شدت نمایاں تھی اور وہ مسلسل اپنے رونے کی آواز کا گلا گھونٹ رہی تھی، مگر اب ان کی شدت غم سر چڑھ رہا تھا۔ حوصلہ رکھیں آپ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میزاب بیگم نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کو سہارا دے کر بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ایک علی شاہ نے اپنے سے جڑے ہر محبت کے دعویدار رشتے کو ہسپتال کی دہلیز پر سوگواری میں لا کھڑا کیا تھا۔ اقبال صاحب بار بار ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے کھڑے ابرار صاحب کو دلاسا دیتے۔ ابرار شاہ آج کہیں سے بھی پہلے والے ابرار شاہ نہیں لگ رہے تھے جو ہر گزرتے گھنٹے میں علی شاہ سے سپر مارکیٹ کا حال پوچھتے تھے۔ انہیں ہمیشہ فکر تھی تو بس اپنے کاروبار کی، مگر آج انہیں اپنے کاروبار کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ انہیں کوئی سروکار نہیں تھا شیئر مارکیٹ سے، آج انہیں کچھ غم نہیں تھا کہ سنبل گروپ آف کمپنی دن رات کتنی ترقی کر رہی ہیں۔ آج انہیں بس اپنے بیٹے کی فکر تھی، علی شاہ کی حالت کا غم تھا۔ انہیں آج بس اپنے بیٹے کی سلامتی سے سروکار تھا۔ وہ اس شخص کو بھی اپنے بیٹے کی جان کے صدقے معاف کر دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے علی شاہ اس حال میں پہنچا تھا۔ احمد بھی ہسپتال پہنچ گیا تھا اور کافی دیر سے وقت کی اس تبدیلی کو حساس ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے علی کے آپریشن کا کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا اور وہ اسی منہ اندھیری رات میں اپنے دوست کی خاطر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ احمد اور اقبال صاحب مل کر ابرار صاحب کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف رات کے اس پہر میں ہسپتال کے کوریڈور میں ایک بچی اپنے بھائی کے لیے آنسو بہا رہی تھی، زاروں کو تار رو رہی تھی۔ میزاب بیگم کبھی سنبل کو تسلی دیتی تو کبھی آسیہ بیگم کو دلاسا دیتی، اس کے علاوہ ان کے اختیار میں شاید کچھ تھا ہی نہیں۔ اور وفا، وہ تو بس خاموشی سے ایک کونے کی کرسی پر بیٹھی دل ہی دل میں ماتم کر رہی تھی، کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمیں علی شاہ سے ملنے دیں، ایک باپ نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ اچھا صرف کوئی ایک مل لیں۔ ابرار صاحب کے لہجے میں ایسا درد تھا کہ وہ انہیں ملنے سے روک نہیں پائے۔ شکریہ ڈاکٹر، یہ کہتے ہوئے وہ ICU کے دروازے کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتے آسیہ بیگم بیچ میں آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانا ہے، یہ میری خواہش ہے، پلیز مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ آسیہ بیگم نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا، نہیں آسیہ، آج مجھے میری خواہش پوری کر لینے دو، ایک باپ کو مت روکو۔ دولت کی وجہ سے پہلے ہی میں بہت وقت اکیلے گزار چکا ہوں، اب اور دوریاں نہیں بس۔ ابرار صاحب نے آج دولت کی بندھی کالی پٹی اتار دی تھی اور آسیہ بیگم کی ممتا ابرار صاحب کے جذبے کے آگے کمزور ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی ایک کونے میں آ گئی تھی۔ ابرار صاحب نے ICU کا دروازہ کھولا، سامنے بیٹی کی حالت دیکھ کر دہل گئے تھے۔ وہ خوبصورت گوری رنگت پر بڑی بڑی شہد سی آنکھوں والا نوجوان کی زندگی فقط 4 گھنٹوں میں کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ آج وہ ہسپتال کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ابرار صاحب علی شاہ کے پاس بیٹھے رونے لگے۔ آج ایک باپ کی فریاد تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ابرار صاحب کے رونے میں تیزی آتی رہی۔ آج انہیں ملال تھا کہ انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دولت جیسی حقیر شے کے پیچھے لٹا دیا تھا۔ بس وہ رو رو کر زندگی سے آج ایک اور موقع مانگ رہے تھے کہ اپنی اس غلطی کا وہ مداوع کر سکیں، مگر زندگی شاید ہر ایک کو موقع نہیں دیتی ہے۔ ابرار صاحب کے مسلسل رونے سے علی کے بے حس وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آخری بار آنکھیں کھولی تھی، اپنے باپ کو اپنے لیے روتا دیکھا تھا۔ بابا، علی نے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا کہ وہ جانتا تھا یہ اس کا آخری وقت ہے۔ بیٹا ڈاکٹر، ابرار صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو آوازیں دینی چاہی، جس پر علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔
आज मेरे बाबा मेरे पास है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अली ने रुक रुक कर कहा था। अबरार साहब ने अली के आगे माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़ दी थी, जिनको अली ने मोहब्बत से नीचे कर दिया। तुम ठीक होकर आ जाओ, तुम्हारी ये हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम खुद इससे बदला लेना। इन्होंने अली का हाथ थामते हुए कहा। अबरार साहब को बेटी की आंखें खुली देख के अपना पस्त हुआ होता हौसला वापस मिलने लगा। नहीं बाबा, मेरी ये आखिरी मुलाकात है और आप वादा करें किसी से बदला नहीं लेंगे। अली ने अपने बाप को आज पहली और आखिरी बार अपने इतने पास और इतनी फिक्र करते देखा था। चुप हो जाओ अली, प्लीज ऐसी बातें मत कर, अबरार साहब ने रोते हुए मुंह पर हाथ रख कर कहा। अली की बात पर अबरार साहब पूरी तरह दहल गए थे। आज बोलने दो मुझे, ये मेरा आखिरी मुलाकात है बाबा, आप बदला लेने में नहीं लगेंगे। हम पहले ही सब कुछ होते हुए भी खुशियों से महरूम थे, अब और बदला लेने में जिंदगी की बेहतरीन लम्हात को ज़ाया नहीं करेंगे। मेरे जाने के बाद आप एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। प्लीज़ ये मेरी ख्वाहिश है, मामा और सुंबल को भरपूर वक्त दीजिएगा। आपने आज देख लिया ना, दौलत से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आज तक आप दौलत जमा करते आए हैं, मगर मेरे जाने के बाद आप मामा और सुंबल के लिए और अपने लिए खुशियाँ जमा करेंगे और खुश रहेंगे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अली बोलते हुए रो रहा था, मगर आखिरी जुमला बोलते हुए अली की सांसें उखड़ गई थी। सांस लेने में दुश्वारी अब और बढ़ गई थी। अबरार साहब फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए आगे बढ़े थे कि अली ने उनका हाथ पकड़ लिया। वादा करें प्लीज़। अली ने रुकती सांसों के साथ अपना हाथ अबरार साहब के आगे बढ़ाया था। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ, अबरार साहब ने उजलत में कहा और डॉक्टर्स को बुलाने गए। अली का एक हाथ इनके हाथों में था और डॉक्टर अली की ज़िंदगी के लिए कोशां था कि जब अली के वजूद ने आखिरी हरकत ली थी और हमेशा के लिए जहाँ छोड़कर चला गया था। सब डॉक्टर्स एक लम्हे के लिए रुके थे और फिर डॉक्टर हिम्मत करके आगे बढ़े और अली की सांसें चेक की और फिर सहीफे खुश्क हो गए, कलम लपेट दिए गए और हर एक तकदीर लिख दी गई। लहद से ही यह कहकर डॉक्टर ने इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। अबरार साहब ये सुनते ही ज़मीन पर बैठते चले गए। एक माँ के रोने और बहन की चीखों से पूरा अस्पताल गूंज रहा था और बस इन्हें तसल्लियाँ दी जा रही थी। पूरी रात यासिर उस्मानी की डगमगाती रही थी। वो यही सोच सोच कर खौफजदा हो रहा था कि अली का कहीं मर ही ना जाए। वो कितना भी बदतमीज़, आवारा या फ्लर्टी से, मगर इसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। यासिर बेड के किनारों घुटनों में मुंह दिए बैठा था कि सामने टीवी पर बेआवाज़ चलती ब्रेकिंग न्यूज़ पर पड़ी। मशहूर सुंबल ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑनर अबरार शाह के साहबजादे अली शाह को किसी ने गोलियों किताब ना ला सके और कल आधी रात में इस दुनिया से रुखसत हो गए। एंकर बोल रही थी और यासिर का दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। इसे अपनी गलती पर शिद्दत से नदामत थी, मगर अब क्या हो सकता था, जानने वाला तो चला गया था। वो बहुत अच्छी थी, इसे मैंने संभाल कर रखा है। मैंने इसी के साथ ऐसा किया, इसी की खुशियाँ छीन ली, आज इससे जुड़े हर रिश्ते को दुख दिया मैंने। यासिर ने तकरीबन रोते हुए वफा के ख्याल में कहा था। अली इसकी खुशी थी। यासिर अपने बालों को नोचते हुए जोर जोर से चीख कर कह रहा था। यासिर आज पागल हो रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किसने ये क्या कर दिया। अपने ही हाथों से अपने गुस्से के आगे मजबूर होकर अपने इश्क की खुशियां तबाह कर दी। इसे अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। अली का सदमा गहरा था। सभी एक दूसरे को दिलासा और तसल्ली दे रहे थे, मगर वही अबरार साहब की तो जैसे कुव्वत गोयाई ही किसी ने छीन ली हो। अंकल, मैं कफन तफन का इंतजाम करता हूँ। अहमद ने काफ़ी देर बाद रंजो गम के आलम में अबरार साहब को सहारा देकर बिठाया था। अबरार साहब को तो दुनिया ही बदली हुई लग रही थी। इकबाल साहब और अहमद के दिलासा देने पर वो पहली बार कुछ बोले थे और फिर कुछ देर बाद सबसे मिलवाने के बाद अली की मैयत को सर्द खाने पहुंचा दिया गया था। सब इंतज़ाम हो गया ना, तैयार होना। फिर अहमद ने मुस्कुराते हुए किसी फ़ोन पर कहा था। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ जवाब देते हुए हंसने की आवाज़ भी आई थी। लेट्स गो, ये कहता हुआ अहमद मैयत को धकेलता हुआ सर्द खाने के दरवाजे से बाहर निकला था। पूरे घर में सफ़ेद चांदनियाँ बिछी हुई थी। अभी तो इसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी। अभी तो इसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी भी नहीं देखी थी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैं बहुत ही बदकिस्मत बाप हूँ कि अपने ही जवान बेटी की मैयत उठा रहा हूँ। अबरार साहब लाउंज के बीचों बीच खड़े अपनी किस्मत को रो रहे थे। इन्हें अफसोस था कि वो अली की ज़िंदगी में खुद को और बदल नहीं पाए थे। अली ने खुद मरते हुए अबरार साहब को जीना सिखा दिया था कि दौलत सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नहीं बाबा, मेरी तो ये आखिरी मुलाकात है और आप वादा करें किसी से बदला नहीं लेंगे। आज बोलने दे मुझे, हम पहले ही सब कुछ होते हुए भी खुशियों से महरूम थे। अब और बदला लेने में ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात को ज़ाया नहीं करेंगे। मेरे जाने के बाद आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। प्लीज़ ये मेरी ख्वाहिश है। मामा और सुंबल को भरपूर वक्त दीजिएगा। आपने आज देख लिया ना, दौलत से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आज तक आप दौलत जमा करते आए हैं, मगर मेरे जाने के बाद आप मामा और सुंबल के लिए और अपने लिए खुशियाँ जमा करेंगे। अबरार साहब अली के अल्फाज याद करके रो रहे थे। ये अल्फाज बार बार अबरार साहब के कानों में गूंज रहे थे। अंकल बात सुने, अहमद ने अबरार साहब के पास जाकर नहायत कन्फ्यूज होते हुए कहा। जी, अबरार साहब ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया था। अंकल, वो एक अली की मैयत
अहमद ने दर्द से अपना जुमला अधूरा ही छोड़ा था। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। अबरार साहब अहमद की गोल गोल बातों से खौफजदा हो रहे थे। अंकल, जिस एम्बुलेंस में अली की मैयत आ रही थी, इसके साथ हादसा पेश आ गया और इस एम्बुलेंस में बुरी तरह आग लग गई है। मौके पर ड्राइवर ने तो अपनी जान बचा ली, मगर आग लगने की वजह से अली की मैयत जल चुकी है और अब शनाख्त के काबिल भी नहीं है। अहमद ने तकरीबन अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा। क्या? अबरार साहब एकदम धाड़े थे। अंकल हौसला रखें प्लीज, इसको कफन में करवा दिया है मैंने, इसका चेहरा देखने के काबिल नहीं था। अबरार अहमद ने अबरार साहब को तफसील से आगाह किया था, जिस पर अबरार साहब शॉक रह गए थे। आखिर क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि अपने बेटे का आखिरी दीदार तक नहीं कर सकता? अबरार साहब के आंसू उनकी आंखों से रवा दवा थे। सबको समझा बुझाकर अली की मैयत को जोहर की नमाज के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। आसिया बेगम सुंबल साहब अली को देखने के लिए मचल रही थी। इन दोनों को बहुत मुश्किल से मिर्जा बेगम ने संभाला था, क्योंकि अबरार और इकबाल साहब ने मैयत का आखिरी दीदार किया था और वो पहचान में ही नहीं आ पा रही थी। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अली की मैयत है। इस हद तक जली हुई थी वो मैयत। इस भयानक रात का राज सिर्फ तीन लोग जानते थे। ये रात कैसी तूफानी रात थी, एक ही झटके में सब कुछ ले गई थी। इन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि अब इस सब का अंजाम क्या होगा। बस वो साथ दे रहे थे किसी की खुशी की खातिर। वफा कहाँ? इकबाल साहब ने खाने की मेज़ पर वफा को मौजूद ना पाकर कहा। 4 दिन हो गए वो अपने कमरे में ही बंद रहना पसंद करती हैं। मिजाब बेगम ने मेज़ की तरफ बेदिली से कदम बढ़ाते हुए बताया। दुख बहुत होगा इसको, आखिर दोस्त था अलीशा वफा का। इकबाल साहब की आंखों में अफसोस वाज़े था। हमें इसका कुछ हल निकालना होगा, और वरना वफा की स्टडीज़ का क्या होगा? मिजाब बेगम ने दर्दीली आंखों से इकबाल साहब को देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। मैं कुछ करता हूँ, इकबाल साहब ने पुरसोच अंदाज में कहा और कमरे में चले गए। मिजाब बेगम बस इकबाल साहब को देखते ही रह गए, जैसे कह रही हो जल्दी कीजिए गा, इससे पहले कि वफा का मुस्तकबिल तारीक हो जाए। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, इसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ लोग बोलना, लिखना, पढ़ना और सोचना सिखा जाते हैं, कुछ लोग चलना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग निभाना सिखा देते हैं। कुछ लोग मोहब्बत निभाना, कुछ लोग एतमाद करना सिखा जाते हैं, कुछ लोग रास्ता दिखा जाते हैं, कुछ लोग सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ लोग शुक्र करना, कुछ लोग उम्मीदें दे जाते हैं और कुछ हम हिम्मत, कुछ लोग ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए सबक दे जाते हैं कि ज़िंदगी कितनी छोटी है जिसकी हमें कदर नहीं। हम इस अनमोल ज़िंदगी को बेकार कामों में सर्फ कर देते हैं। अगर कोई मरने वाले से ज़िंदगी की कीमत पूछे तो उसे ये दुनिया की रंगीनियों में अपना वक्त लगाना बिल्कुल बेमोल लगेगा। वफा की आंख से एक आंसू गिरकर कालीन में जज़ब हुआ था। वफा चलती हुई खिड़की की जाने वापस इसी पोजीशन में खड़ी हो गई, वापस रोज़ की तरह जाने वाले के इंतज़ार में। अप्रैल के दिन भी कितने अजीब होते हैं। जब फूल खिलते हैं दिल मुरझाने लगते हैं, कुछ पिछड़े लोग याद आने लगते हैं। यूँ तो भरी बहार में हर तरफ खुशबू होती हैं, दिल को न जाने किसकी जुस्तजू होती हैं। जब भी ये महकी फ़ज़ाएँ आती हैं, गुज़रा वक्त याद दिलाती हैं। जो हर तरफ गुल खिले होते हैं, दिल में यादों के नश्तर चबोते हैं। कौन कहता है बहारें खुशियाँ लाती हैं, ये तो उदासियों से दामन भर जाती हैं। तू लाख समझ के तेरे जाने से कोई खुश होगा, ये इसको कोई गम ना होगा। कुछ लोगों की मोहब्बत खामोश होती है, जिसको वो चाह के भी दिखा नहीं सकते, ये इजहार नहीं कर सकते। वफा की सोचों का हसार इकबाल साहब के कमरे में दाखिल होने से टूटा था, और फिर वफा ने तेज़ी से अपने आंसू साफ किए थे कि कहीं बाबा देख ना लें। बाबा आप इस वक्त? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। वफा ने आगे बढ़कर ताबेदारी से कहा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद करने होते हैं, इकबाल साहब ने मानाखेजी अंदाज में कहा, क्योंकि इनसे वफा के आंसू पोशीदा नहीं थे। जिसके जवाब में वफा सिर्फ इन्हें देख कर ही रह गई। बेटा जिसको जाना था वो चला गया, तुम भी अब आगे बढ़ो, इकबाल साहब ने वफा को समझाने वाले अंदाज में कहा था। अब की बार वफा मुंह नीचे किए बेआवाज़ रो रही थी। इधर देखो मेरी तरफ वफा, इकबाल साहब ने प्यार से कहते हुए वफा का चेहरा ऊपर किया। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखों की डोरी लाल हो चुकी थी। चुप हो जाओ, इन्होंने बिलखती हुई वफा को प्यार करते हुए कहा। वो वफा को रोते हुए नहीं देख सकते थे। बस खामोश। इकबाल साहब मुसलसल वफा को चुप करवा रहे थे। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना? इकबाल साहब आखिर वफा को चुप करवाने में कामयाब हो गए थे। नहीं बाबा, मैं बहादुर बिल्कुल भी नहीं। वफा ने अपने आंसू ज़्यादा चेहरे को हाथ से साफ करते हुए कहा। आप बहुत बहादुर हो। मैंने आपका एडमिशन मैनचेस्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया है। आप वहीं पढ़ना चाहती थी ना? इकबाल साहब ने अपनी तरफ से वफा को बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। इकबाल साहब जानते थे कि वफा का ख्वाब था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ना। वो कभी वफा को इतनी दूर खुद से अलग नहीं भेजते, मगर अभी इस वक्त वफा का पाकिस्तान से दूर, इस माहौल से दूर ही जाना बेहतर था।
लिहाजा इन्होंने वफा का दाखिला करा दिया ताकि वफा के दिमाग से अली से जुड़ी हर याद निकल जाए। अच्छा आप मुझे भेज देंगे खुद से इतनी दूर पढ़ने? वफा ने बेयकीनी से पूछा था। क्या करें, बाज़ औक़ात दिल नहीं चाहता जो काम करने का, इसी में सबकी भलाई होती है। इकबाल साहब ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। वफा बस अपने बाबा को देखती ही रह गई। ये इनके लिए बहुत बड़ा फैसला था। वफा जानती थी कल सब तैयारियां मुकम्मल करके रखना, परसों की फ़्लाइट है। इकबाल साहब ने प्लेन की टिकट वफा के हाथ में थमाते हुए कहा। वफा के सर पर शफ़क़त से प्यार करते हुए चले गए। इकबाल साहब के जाने के काफ़ी देर तक वफा इसी पोजीशन में बैठी रही, फिर किसी ख्याल के तहत उठी और अपनी अलमारी में से अली के दिए हुए गिफ्ट्स निकाल कर बेड पर लाकर बैठ गई। इन बॉक्स में से एक नहायत खूबसूरत घड़ी रखी हुई थी। वफा को वो घड़ी पहले कहीं देखी दिखी लग रही थी। घड़ी के साथ एक पर्चा भी रखा हुआ था। वफा ने वो पर्चा निकाल कर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, इस जैसी ना सही मगर ब्लैक ही ली है, अगर पसंद ना आए तो मेरी पसंद समझकर रख लीजिएगा। एक दिन शॉपिंग के दौरान वफा ने मम्मा से एक घड़ी लेने को कहा तो वो पहले ही बिक चुकी थी। इस दिन वफा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इनको फॉलो कर रहा है, तो वो अली ही था। वफा ने पर्चे को लपेटते हुए खुद कलामी की थी। इसी वो दिन याद आ रहा था, अली का बार बार इसे मुड़ मुड़ कर चोर नज़रों से देखना और फिर मुंह इधर उधर कर लेना। अली इस हद तक जानता था मुझे और एक मैं बेखबर मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंखें रोने की वजह से लाल थोड़ी हैं। परों को काट दिया है उड़ान से पहले। ये खौफ हिजर है, शौक़े वसाल थोड़ी हैं। मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। वफा गिफ्ट को देख के एक बार फिर रोने लगी थी। बेटा सब कुछ रख लिया है ना? मिर्ज़ा बेगम ने वफा को चलती चलती पूछा था। आज वफा पढ़ने जा रही थी इंग्लैंड मैनचेस्टर पूरे 4 साल के लिए। मामा मेरे सब कुछ तो यहाँ ही है, वफा ने एक नज़र अपने पूरे घर पर डालते हुए कहा था। अंदाज कुछ खोया खोया सा था जिसको सभी ने नोट किया था। जुदाई का गम था, ये शायद अपनों से या किसी अपने के ना होने का रंज। जाते हुए इस तरह उदास नहीं होते बेटा, इकबाल साहब ने वफा को समझाते हुए कहा था और किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के काम से घर से चले गए। अब तुम खुश होगी ना, वहाँ कोई माहीन नहीं होगी। माहीन ने बहन की तरफ पुरशकवा अंदाज में कहा था, जबकि आंखों में नमी नुमाया थी। माही मुझे रोक लो यार, बाबा से कहो ना, वफा ने बहन से लिपट कर रोते हुए कहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता कमरे में मासी दाखिल हुई थी। बीबी जी, वफा बीबी जी से कोई लड़का मिलने आया है। मासी पैगाम देकर जा चुकी थी। अच्छा आप इन्हें बिठा दें, हम आते हैं। मिज़ा बेगम ने वफा की तरफ देखते हुए कहा था। मामा मुझसे मिलने कौन आ सकता है? वफा ने हैरत से अपने आंसू से तर आंखें फैला दी और फिर मिर्ज़ा बेगम के पीछे गेस्ट रूम में चली गई। अस्सलामु अलैकुम, आप कौन? मिर्ज़ा बेगम ने इस शख्स की तरफ भरपूर निगाह डालते हुए पूछा। तुम? वफा ने कमरे में दाखिल होते ही सामने खड़े शख्स को नागवारी से देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अली शाह का कातिल था। हाँ वही अली शाह का कातिल था, यासिर उस्मानी था। वफा मेरी बात सुनो प्लीज़, यासिर ने वफा पर जोर देते हुए कहा था। ये क्या चल रहा है यहाँ? मिज़ा बेगम ने यासिर की तरफ देखते हुए कहा था। मामा मैंने आपको यासिर के बारे में बताया था ना, ये वही यासिर उस्मानी है। वफा ने नफरत भरी निगाह यासिर पर डालते हुए कहा। प्लीज़ वफा मुझे माफ़ कर दो। यासिर बार बार वफा की तरफ हाथ जोड़ते हुए कह रहा था, जबकि वफा बेहिस्स वैसे ही बेहरकत खड़ी रही। वफा बेटा माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, मिज़ा बेगम ने वफा को समझाया था, क्योंकि वो इस कहानी सिर्फ एक रुख से वाकिफ़ थी। अली के कत्ल वाला रुख बताने की हिम्मत ही नहीं थी वफा में। ठीक है जाओ, मैंने माफ़ किया, वफा ने पुरसोच अंदाज में ऐसा ऐसा कहा था, जबकि यासिर उस्मानी वफा के ये अल्फाज सुन के ही खुश हो गया था, जैसे इसे वापस इसका जहां मिल गया हो। अभी यासिर खुश हो ही रहा था कि इसकी समातों से वफा के जुमले पहाड़ बनकर बरसे थे। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि इसको गले से लगाया जाए, इसको दोस्त बना लिया जाए। सिर्फ अहद करना होता है कि जो अज़ियत इसने मुझे दी है वो मैंने इसको नहीं देनी। वफा ने खोए खोए लहजे में किसी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया था। यासिर ने फटी फटी नज़रों से वफा को देखा था। बताओ कैसे मांगूँ मैं माफ़ी? मेरे जुर्म की तो कोई माफ़ी ही नहीं, यासिर ने टूटते हुए कहा था, जबकि वफा कमरे से जाने लगी कि एकदम रुक गई। वो वापस आकर यासिर के मुकाबले खड़ी हो गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हासिल इश्क क्या है? वफा ने यासिर के मुकाबले आते हुए तंज़ीह अंदाज में पूछा था। हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, यासिर ने खुद पर जब्त करते हुए कहा था। वो कैसे भूल सकता था कि वो एक कातिल है? इस शख्स ने ही तो कातिल बनाया था। क्या? वफा ने अनजान बनते हुए पूछा। ला हासिल इश्क ही मेरा हासिल इश्क है, यासिर कहता हुआ घुटनों के बल वफा के कदमों में बैठकर चला गया, जबकि वफा इसका जवाब सुनने के बाद रुकी नहीं थी, चली गई थी यासिर की ज़िंदगी से। इसके अंदर तक सुकून फैल गया था किसी को बर्बाद होता देखकर। अब वो सुकून से जाना चाहती थी, किसी की यादें समेट कर, और वो चली भी गई थी इंग्लैंड मैनचेस्टर।
वफ़ा और कितनी देर तक दुआ मांगूंगी यार इसके लिए। माला ने वफ़ा के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यार सारा पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। माला ने फिर वफ़ा को देखते हुए कहा। जब वफ़ा की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो माला खुद वफ़ा के बिल्कुल सामने जाकर संजीदा होकर इसको खोए खोए से अंदाज में देखने लगी। माला की इस तरह देखने पर वफ़ा ने अपनी दुआ का वक़्त मुख्तसर करके जल्दी आमीन कहकर दुआ के हाथ नीचे करके उठने लगी कि माला ने वापस बिठा दिया। क्या बात है, अब नहीं हो रहा पिज़्ज़ा ठंडा? वफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा और उठने लगी। बैठो, यहाँ तुमसे एक बात पूछनी है। माला ने वफ़ा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अच्छा बाबा। बैठ गई वापस। वफ़ा वापस जाए नमाज पर बैठ गई थी। क्या मिलता है तुम्हें अली शाह के लिए इतनी दुआएं करके, इसको याद करके? वो जा चुका है तुम्हारी लाइफ से और इस दुनिया से भी कभी वापस ना आने के लिए। और तुम्हारी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा दिन ना आया होगा कि तुमने इसके लिए अल्लाह के सामने रो रो के दुआएं ना की हो। ऐसा क्यों वफ़ा, क्यों है आखिर ऐसा? माला ने आज वो बात कह दी थी कि जो वो पिछले साढ़े तीन साल से, यानी जब से वो वफ़ा मैनचेस्टर यूनी में आई, जब से ही देख रही थी। मैंने कभी इसको मरा हुआ तसव्वुर नहीं किया। वो आज भी जिंदा है मेरे लिए। हर दूसरे चेहरे में मुझे इसी का गुमान होता है। वफ़ा ने एकदम से अपने दिल की बात माला को बता दी थी। ये वो हकीकत कही थी वफ़ा ने जिसको वो हमेशा खुद से भी छुपा कर रखती थी, मगर माला के सामने कह दी। माला का मकाम अलग ही था वफ़ा की ज़िंदगी में। जब वो इस दियारे गैर में अपना टूटा हुआ दिल लेकर आई थी, जब माला ने वफ़ा के क्लास में वफ़ा का खोया खोया पानी नोट किया था और फिर इसकी तरफ कुछ दिली से दोस्ती का हाथ भी मिलाया, माला ने भी बढ़ाया था बगैर किसी मफाद के। कुछ इस हादसे से तो कुछ माला की दोस्ती से वफ़ा बदल गई थी। हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है। तुम्हें इस पिज़्ज़ा बॉय में दिखता है ना? माला ने संजीदा सी वफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में कहा, जिस पर वफ़ा फ़ौरन हंस रही थी। यार वो निकाह वाले तुम्हारे पिज़्ज़ा बॉय के अलावा तो कोई और किसी में नहीं दिखता। वफ़ा ने जल्दी से अपना दफ़ा करते हुए कहा था। ओहो अच्छा, अब चलो जल्दी पिज़्ज़ा खा के मोटे की इसके बाद टकले सर की क्लास भी लेनी है। माला ने जानमाज तय करते वफ़ा को दांत दिखाते हुए कहा और फिर दोनों खा पी के चली गई थी वापस क्लास लेने। जिस दिन वफ़ा का यूनी में पहला दिन था, उस दिन से माला वफ़ा का गैर मामूली रवैया नोट कर रही थी। वफ़ा क्लास में खोई खोई रहती, इसकी झील सी नीली आंखें मुसलसल अश्क बहाने का शिकवा कर रही होती थी। माला एक नरम दिल लड़की थी जो कि खुद पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती थी। दोनों के कमरे अलग अलग ब्लॉक में थे। फिर माला ने ही अपना कमरा शिफ्ट करवाया था वफ़ा के साथ वाले कमरे में। इसके बाद पता ही ना चला कि कैसे इन दोनों की दोस्ती पूरी यूनी में मशहूर हो गई और माला यूनी के आखिरी महीनों में भी वफ़ा का वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे वो पहले रखा करती थी। ये यूनी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, इसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मगर माला और वफ़ा की दोस्ती बेमिसाल थी जिसको आज भी ख़तरा ज़वाल नहीं था। सर ये फ़ाइल देख लें प्लीज़, आज 4 दिन हो गए आपके साइन की वजह से अभी तक पेंडिंग में है। कंपनी के मैनेजर ने बड़ी आजिज़ी से अबरार साहब से कहा और फाइल आगे बढ़ा दी। अभी मैं अपनी बेटी के साथ इसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, प्लीज़ लेट हो रहे हैं, मैं बाद में कर दूँगा। अबरार साहब ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा और ख़ुद को सुंबल को देखने इसके कमरे की तरफ चल दिए। सुंबल बेटे कहाँ हो? बाबा की जान अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? अबरार साहब मोहब्बत से बेटी को पुकारते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए थे। जी बाबा हो गई बात। सुंबल ने अपनी लिपस्टिक को लाइट शेड देते हुए कहा। माशाल्लाह। आसिया बेगम कमरे में आते आते रुक गई थी। इनके कदम खुद रुक गए थे, जबकि दूसरी तरफ अबरार साहब नम आंखें लिए खड़े थे। आप रो रहे हैं बाबा? सुंबल ने पलटकर अबरार साहब के सामने जाकर पूछा। इसने अपने बाबा के आंसू आईने में से ही देख लिए थे। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वो आपको आपकी गलती का एहसास दिलाती हैं, मगर वापस पलट कर आप इस गलती को सुधार नहीं सकते। ये यूँ कह लो कि ज़िंदगी इसको सुधारने का मौका नहीं देती और बदले में नदामत आपकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा जाती है। अबरार साहब के लहजे की उदासी वाज़ेह थी और ये नदामत और उदासी क्यों थी ये बात सब जानते थे। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बाबा आप इस तरह हिम्मत ना हारें। क्या आप भाई की ख्वाहिश भूल गए? सुंबल ने अबरार साहब को याद दिलाया था। इसके लहजे में दर्द के साथ साथ गज़ब की उदासी थी। इसके बरअक्स कुछ लोग बर्दाश्त के इस इंतहा पर होते हैं कि वो खुद टूटने लगते हैं, और इस वक्त अबरार साहब की भी यही कैफियत थी। जिसके पास सब्र की ताकत होती है इस अल्लाह कभी हार नहीं माने देते। अबरार साहब ने मुंह नीचे करके पुरअज़म अंदाज में कहा। जी सही कहा। आसिया बेगम ने अपने आंसू पूछे थे। अच्छा आप रोएं तो नहीं, चलें जल्दी आंसू साफ़ करें और जल्दी चलें आप। सुंबल ने दोनों का मूड खुशगवार करने की नीयत से अपनी आंखें साफ़ करते हुए कहा। जाने से पहले अबरार साहब ने सुंबल के सर पर मोहब्बत से बोसा दिया और आसिया बेगम को नम आंखों से देखा और फिर सब अपने अपने आंसू साफ़ करके होंठों पर मुस्कुराहट सजाए चले गए। बगैर साइन किया आज इनके घर वालों की खुशियाँ ज़्यादा सीज थी अबरार साहब को।
वफा कैसी हो बेटा? इकबाल साहब की फिक्रमंदाना आवाज़ वफा की समातों से टकराई थी। ठीक हूँ बाबा, वफा ने नज़रें झुकाए कहा था। क्या तुम्हें हम याद नहीं आते बेटा? इकबाल साहब ने बेटी से शिकवा किया था। नहीं बाबा, याद तो इन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मुझे तो सब ही याद है, मैं किसी को नहीं भूली, वफा ने किसी पर जोर देते हुए कहा था। इसे सब याद थे, सब। लगता तो नहीं है, कभी फ़ोन ही नहीं करती। इकबाल साहब ने फिर से शिकवा किया था। अरे मेरे प्यारे बाबा, मैं खुद अब आपके पास वापस आने वाली हूँ, तो फिर फ़ोन क्यों करूँ? वफा ने बात को संभालते हुए इन शिकवों का रुख मोड़ दिया था। अच्छा, कब आ रही हो? इकबाल साहब ने खुशी से झूमते हुए कहा था। ये तो सीक्रेट है, वफा ने एक आंख दबा के तंग करते हुए कहा। बताओ ना, इकबाल साहब ने ज़िद्दी बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में कहा। अगले हफ्ते से लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद मैं आ रही हूँ, वफा ने डिटेल में बताया। अच्छा, वैसे तकरीबन फिर 1 महीना लगेगा ना? इकबाल साहब ने तुक्का लगाया। जी तकरीबन, वफा ने शरारत से कहा। अच्छा बच्चू, नहीं बताओ सही से, इकबाल साहब ने फातिहाना अंदाज में कहा था, क्योंकि इनका तुक्का सही निकला था। टन टन टन, अभी दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि वफा के कमरे की बेल बजी। बाबा, माला आई होगी असाइनमेंट के लिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, वफा ने कहा, और फिर इकबाल साहब को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए फ़ोन बंद करते हुए दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही वफा हैरान रह गई, क्योंकि सामने माला नहीं बल्कि वही निकाह वाला पिज़्ज़ा बॉय हाथ में पिज़्ज़ा लिए खड़ा था। जी, मैंने ऑर्डर नहीं किया, वफा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। आपकी दोस्त ने किया था और कहा था कि आप कमरे में दे दूँ, पिज़्ज़ा बॉय ने अपनी हल्की सुरमई आंखों से वफा को देखते हुए कहा था। अच्छा लाएं, दे दीजिए, वफा ने पिज़्ज़ा लेते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई थी। ऐसा अक्सर ही होता था, आज कुछ नया नहीं था। माला खुद पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती थी, जिसको वफा रिसीव कर लेती, और पिछले 3 सालों से यही निकाह वाला पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी करने आता था। वफा ने एक गहरा सांस लेते हुए पिज़्ज़े के डब्बे को देखा और फिर इसको टेबल के कोने पर रख दिया। जब इंसान तकदीर से हारता है तो इसका बस सिर्फ आंसुओं पर चलता है। यही हाल कुछ अली की वफात के बाद अबरार साहब का था। आसिया बेगम माँ थी, सब्र नहीं आता था इन्हें, मगर अबरार साहब को दोहरी तकलीफ थी। अपनी माजी में की गई कुछ गलतियों को वो उजाला करना चाहते थे। इन्हें याद थी अपनी सारी गलतियाँ, कोताहियाँ और अली के साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ। जब इंसान तकदीर से हारता है तो इसका बस सिर्फ आंसुओं पर चलता है। यही हाल कुछ अली की वफात के बाद अबरार साहब का था। आसिया बेगम माँ थी, सब्र नहीं आता था इन्हें, मगर अबरार साहब को दोहरी तकलीफ थी। अपने माजी में की गई कुछ गलतियों का वो उजाला करना चाहते थे। इन्हें याद थी अपनी सारी गलतियाँ, कोताहियाँ और अली के साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ। अबरार साहब अपने बेड पर लेटे रात की तारीखियों में अपने इन नाइंसाफ़ियों को याद करते हुए अपने मुकद्दर से हार कर रो रहे थे। बहुत सी गलतियों का मदावा वो नहीं कर सकते थे और ना ही किसी को बता सकते थे, मगर अब वो हार गए थे और मुसलसल आंसू बहा रहे थे, कुछ किस्मत पर तो कुछ इस गलती पर जिसका राजदान कोई नहीं था। इस गलती या इंसाफ़ी का कोई गवाह ना था, सिर्फ अली शाह और उनके दरमियान था वो राज। कितने इनकलाबी और कैसी दरस इबरत मुआज़्ज़त से मामूर थे वो हौलनाक रात, जिसमें अबरार साहब से वो गलती सरजद हुई थी। अबरार साहब मुसलसल नम आंखें लिए लेटे लेटे अली के साथ की गई अपनी कोताहियों को याद करके अल्लाह से फरियाद कर रहे थे। या अल्लाह, मैंने बहुत बुरा किया है अपने बेटे के साथ, तुम माफ़ कर देना। मैंने अपने ही बेटे की खुशी छीननी चाहिए, मगर मैंने खुशी छीनने की बजाय इसकी जान ही ले ली। अबरार साहब की फरियाद करते करते शिकियाँ बन गई, जो कि आसिया बेगम ने सुन ली। क्या हुआ अबरार? आसिया बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। आसिया बेगम को जागता पाकर अबरार साहब चोर हो गए थे, मगर शायद इस वक्त वो किसी को इस रात की गलती का राजदार बनाना चाहते थे। आसिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, अबरार साहब ने बलक बलक कर रोते हुए कहा था। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं, आसिया बेगम ने डरते हुए कहा था। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ, अबरार साहब ने हैनवाज इसी लहजे में कहा था। ये अपराध किस पर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आसिया बेगम ने उलझ कर कहा। बेगम, बहुत बुरा किया मैंने अली शाह के साथ, अबरार साहब ने फिर वही बात दोहराई। अबरार साहब, प्लीज़ मुझे और अजियत में ना डालें, बता दें, आसिया बेगम ने इल्तजा की थी। मेरी ज़िंदगी में अली शाह की मौत से जुड़ा एक राज है, इन्होंने बताना शुरू किया था। कैसा राज? आसिया बेगम ने एक संजीदा लहजे में पूछा था। जिस रात अली शाह की वफात हुई थी, इसी रात अबरार साहब बताते बताते खो गए थे। इसी दिन में जब इन्होंने अली शाह को बुलवाया था, इस रात अपने पास बाबा आपने बुलाया। अली शाह ने कमरे में आकर अबरार साहब से पूछा। हाँ, तुमसे एक बात करनी थी, अबरार साहब ने अपने मखसूस करख्त लहजे में कहा। जी, अली ने उलझ कर कहा। मेरे बिजनेस पार्टनर वहीद की बेटी से तुम्हारी शादी तय है। अबरार ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में अली पर क़यामत ढाई थी। मगर बाबा, अली कुछ बोल ही रहा था कि इसकी बात काट दी गई। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे सब पता है कि आजकल आप किन के चक्करों में हैं। इतनी शॉपिंग की जा रही है, सब जानता हूँ। इसकी पार्टी में जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो ना। अबरार साहब ने बम फोड़ा। बाबा, अली शाह ने मुल्तजी अंदाज में कहा। आज चले जाओ, मगर दूसरी बार इस लड़की के पीछे ना देखूं तुम्हें मैं। अबरार साहब हुक्म देकर चले गए। कुछ तो करना ही पड़ेगा, अली शाह ने मुट्ठी बंद करते हुए कहा, और फिर मामा को देखने इनके कमरे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मामा और सुंबल को लेकर वो इकबाल साहब के फार्म हाउस की तरफ निकल गया था।
अबरार साहब ने आसिया बेगम को हरफ बहरफ माजी की इस दिन की वो गलती बताई थी। अबरार साहब की बात सुनकर इनकी भी आंखें नम हो गई थी। तो क्या अली ने खुदकशी की थी इस दिन? आसिया बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा था। नहीं, अली को गोली मारी गई थी। और जानती हो किसने मारी? अबरार साहब ने दुख के साथ कहा। नहीं, वो तो कोई नहीं जानता ना। आसिया बेगम ने आंखें फैलाई कहा। हाँ, मगर मैं जानता हूँ। अबरार साहब ने कहा। किसने मारी थी और क्यों, कब मारी? आसिया बेगम जज्बात में पूछ रही थी। हानिया वहीद ने। अबरार साहब ने अली के कातिल का नाम बताया। कौन है ये हानिया? मैं जानती हूँ इसको, मिली हूँ इससे। आसिया बेगम के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। इस दिन इकबाल भाई की पार्टी में मिली थी ना तुम्हें हानिया? अबरार साहब ने याद दिलाया। कौन, वो वफा की दोस्त? वो भला अली को क्यों गोली मारेगी? वो तो जानती भी नहीं है अली शाह को। आसिया बेगम को वाकई ये पहली समझ नहीं आ रही थी। हाँ, वही है हानिया वहीद, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी, जिससे मैंने अली का रिश्ता तय किया था। और साथ ही अली शाह की कातला भी। अबरार साहब ने नफरत से तफसील बताई। आसिया बेगम के दिमाग में अभी बहुत से सवाल बाकी थे। मगर इसने क्यों मारा अली शाह को? और आपको किसने बताया कि इसने ही मारा? अली बेगम, आसिया बेगम से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। इसने खुद मुझे कॉल करके बताया था और अपने जुर्म कबूल किया था कि इसी ने मारा था अली शाह को। अबरार साहब आज सारी हकीकत बता रहे थे। क्यों मारा मेरी बेटी को? आसिया बेगम ने रोते हुए पूछा। वो अली शाह को मेरी बेटी की हैसियत से जानती थी और वफा की गालबन दोस्त भी थी। वफा के मुंह से इसने काफ़ी कुछ सुन रखा था अली के बारे में कि अली शाह वफा को शायद पसंद करता है। मगर हानिया ने कभी वफा के अली को नहीं देखा था। और इस दिन पार्टी में इसने अली को देखा और वो पहचान गई थी कि अली शाह मेरा बेटा है। इससे वफा की किस्मत से हसद हो रहा था। इसके बाद इसने वफा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वफा और हानिया ने बहाना बनाकर गाड़ी ली और निकल गई। बीच रास्ते में वफा की किसी से लड़ाई हो गई और मौका अच्छा देखकर हानिया वहां से भाग गई ताकि वफा को मार सके। झाड़ियों के पीछे से इसने वफा पर ही गोली चलाई थी। मगर वफा के सीने पर लगने वाली गोली अली के सीने पर लग गई, क्योंकि अली शाह ने इस वफा पर गोली चलाते देख लिया था। अबरार साहब ने इस भयानक रात की पूरी बात बताई और आखिर में खुद भी रोने लग गए। अल्लाह ने आपको सज़ा दे दी, आपसे आपका बेटा छीन कर। और जानते हैं आपकी आंखों पर बंधी दौलत की काली पट्टी की वजह से ही हमारा बेटा फींट चढ़ा है। आसिया बेगम ने मुसलसल रोती आंखों से लहू टपकाते हुए कहा और वजू करके जाए नमाज बिछाकर बकिया पूरी रात अपने बेटे और शोहर के लिए दुआएं करती रही थी। मिजाब साहिबा, इकबाल साहब ने अपनी जोजा मुहतरमा को बड़े मुतरन्नम अंदाज में पुकारा। जी किचन में हूँ। मिजाब बेगम की आवाज़ किचन में से वारिद हुई। बेगम साहिबा आप यहाँ हैं? इकबाल साहब ने किचन में आते हुए कहा था। जी यही हूँ, कोई काम था आपको? मिजाब बेगम ने कैचअप बनाते हुए कहा। नहीं, मैं तो आपको याद दिलाने आया था कि वफा के सेमेस्टर अब ख़त्म हो गए हैं और वो अब कभी भी आती होगी, आज या कल में। इकबाल साहब ने कैचअप में उंगली मारते हुए याद दिलाया। मुझे याद नहीं। देखिए, इसकी पसंद के खाने भी तकरीबन तैयार कर लिए और कुछ बाकी हैं और सब मैंने अपने हाथ से बनाए। मिजाब बेगम मुस्कुराते हुए एप्रन उतारते हुए कहा। माशाल्लाह, चलो किसी बहाने से ही आपके हाथों का जायकेदार खाना तो खाने के लिए मिलेगा। इकबाल साहब ने बेगम को छेड़ते हुए कहा और मिजाब बेगम को काम करते छोड़कर वापस किचन से निकल गए थे। जी कौन बात कर रहे हैं? वफा ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर अनजान नंबर को देखते हुए कहा। मैं यासिर उस्मानी कदरी नर्म लहजे में तारुफ करवाया गया था। क्यों, कहो क्यों फ़ोन किया? वफा ने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए कहा था। क्या तुम अभी तक पुरानी बातें नहीं भूली हो? यासिर ने पेशमा होते हुए पूछा था। वक्त इस मामले में बहुत बड़ा मसीहा है। वक्त की धूल में अक्सर माजी की पुरानी यादों पर कफन चढ़ जाता है, मगर मेरे जख्मों की दवा शायद अभी तक वक्त के पास भी नहीं है। वफा ने गहरा सांस लेते हुए कहा था। वफा एक बात बोलूं? यासिर ने झिझकते हुए पूछा। हाँ कहो, वफा ने नॉर्मल अंदाज में कहा था। अली का इंतकाल हो चुका है, अब अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दो। यासिर ने ठहरे ठहरे अंदाज में कहा। इंतकाल का मतलब मुंतकिल हो जाने के हैं, और मैं ये नहीं कहती कि अली का इंतकाल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी रूह मुझसे में मुंतकिल हो चुकी है। ये इंतकाल ही तो है और इसे खुद से दूर मैं नहीं कर सकती कभी, वफा ने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। वही आबले हैं, वही जलन, कोई सोज दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग गए थे तुम, वो लगी हुई ही है, बुझी नहीं। मेरी ज़िंदगी पे न मुस्कुरा, मुझे ज़िंदगी का अलम नहीं। जैसे जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वो बहार ख़ज़ां से कम नहीं। वफा कहाँ हो यार, हमें जाना भी है शॉपिंग पर, कल तो सब चले ही जाएंगे अपने अपने घरों को, आए तो एंजॉय कर लो। माला ने वफा को सोते हुए देखकर बिजारियत से कहा। अच्छा ना उठ रही हूँ, मगर पहले मुझे कुछ खिलाओ। वफा ने बिस्तर से ही फरमाइश करते हुए कहा। क्या खाओगी? माला ने पुरउम्मीद अंदाज में पूछा, क्योंकि माला को मौका चाहिए होता था शॉपिंग का, वो दीवानी थी। आज तो समझ लो आखिरी दिन है, क्या खाया जाए? वफा ने सोचते हुए कहा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। माला ने मशवरा दिया। पिज़्ज़ा खिला के तुमने मुझे मोटा कर दिया है। वफा ने पिज़्ज़े के नाम पर ही मुंह बना लिया था। कोई नहीं, और वैसे भी कल शाम की तो पाकिस्तान की हमारी फ़्लाइट है, आज खा लो, फिर याद करती रहोगी। माला ने हंसते हुए एक आंख दबा कर कहा। क्यों, पाकिस्तान में क्या पिज़्ज़ा नहीं मिलता? वफा ने तब कर कहा। वो समझ गई थी माला क्या कहना चाह रही थी। पिज़्ज़ा तो मिलता है, मगर निकाह पोश पिज़्ज़ा बॉय नहीं मिलता। माला ने भरपूर कहकर लगाकर वफा को छेड़ा था। अच्छा बस एक बात के पीछे नहीं पड़ जाओ, वफा ने मुंह बनाकर बेड से नीचे उतरते हुए कहा था।
अच्छा जी, माला ने मसनूई हैरत से कहा। कर लो पिज़्ज़ा ऑर्डर, खा लूँगी, वफ़ा कहती हुई बाथरूम में घुस गई थी। जबकि माला ने ऑर्डर देते हुए मुस्कुरा के बाथरूम की तरफ जाती वफ़ा को देखा था। क्या हुआ, वो निकाह वाला पिज़्ज़ा बॉय नहीं आया आज? माला ने ऑर्डर देते हुए पिज़्ज़ा बॉय से पूछा था। वो निकाह वाला गोरा सा लड़का, पिज़्ज़ा बॉय ने तस्दीक करते हुए कहा। हाँ वही, कहाँ गया वो? माला ने तस्दीक करते हुए कहा, हैरत से कहा था, क्योंकि 3 साल से ज़ायद अरसे में जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया वही निकाह वाला लेकर आता था। वो कोई पिज़्ज़ा बॉय नहीं था। इस लड़के ने पे स्लिप माला की तरफ देते हुए बताया। फिर कौन था? माला की जगह वफ़ा चीखती हुई बोली थी। वो इसी वक्त आई थी कमरे में और दोनों की बातें सुन ली थी। वो तो बस मैं आ रहा होता था तो मुझसे आपके घर वाला पार्सल ले लेते थे और कहते थे कि ये मैं दे दूंगा। इस पिज़्ज़ा बॉय ने साफ साफ बता दिया था। और तुम दे देते थे कि कभी इस काम के पैसे नहीं लिए इस निकाह वाले लड़के ने? माला ने गुस्से में पूछा। अरे वो पैसे लेते नहीं थे बल्कि मुझे देते थे इस सब के। पिज़्ज़ा बॉय ने बताया। पिज़्ज़ा दिया और फ़ौरन खिसा गया। कौन हो सकता है जो सिर्फ हमारा ही ऑर्डर देने आता था? वफ़ा ने सोचते हुए कहा। छोड़ो यार, होगा कोई, हमें क्या? माला ने शाने उचका के कहा और पिज़्ज़ा खोल के बैठ गई। जल्दी खा लो, जाना भी है। माला ने वफ़ा को सोचता पाकर टोका। हम खा रही हूँ, वफ़ा कहते हुए माला के साथ बैठकर सर झटक के खाने लगी। जगह कौन सी है? इसने तीनों की तरफ देखते हुए पूछा। एड्रेस लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगा। इस प्लान के मास्टरमाइंड ने कहा था। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर आप सबके पास जो करना है जल्दी करें। वो कल चली जाएगी पाकिस्तान, इसने कहा था। इसके बाद चारों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल खड़े हुए थे। आज माजी का बहुत पुराना पिन्ना एक बार खुलने वाला था। माला, हम कौन से शॉपिंग मॉल जा रहे हैं? वफ़ा ने माला से बेजारिया से पूछा था। वह पिछले 1 घंटे से कार में घूम घूम कर थक गई थी और बार बार माला से एक ही सवाल करे जा रही थी, जिस पर माला बहुत पुरसकून अंदाज में कहती, बहुत बड़ा और स्पेशल मॉल है जहाँ हम जा रहे हैं। वफ़ा को आज हानिया बहुत याद आ रही थी। वो भी हानिया के साथ यही करती थी। हानिया से इतनी अच्छी दोस्ती थी, मगर इस भयानक रात के बाद जब वो बीच रास्ते में वफ़ा को तना छोड़कर चली गई थी, इसके बाद से इसने कभी रब्ता ही नहीं किया था वफ़ा से। वफ़ा मुसलसल सोचों में गुम कार के शीशों से बाहर देख रही थी। कार एक सिग्नल पर रुकी। बहुत से रोड क्रॉस करने वाले कार के सामने से गुजर रहे थे और वफ़ा ने इन सभी लोगों पर एक सरसरी सी नज़र डाली, मगर वफ़ा की नज़रें इनमें से एक चेहरे पर जाकर रुक ही गई थी और वापस पलटना ही भूल गई थी और शायद कि वफ़ा की सांसें भी थम सी गई। क्या हुआ वफ़ा? माला ने वफ़ा का कंधा हिलाकर पूछा। माला, वो अली, वफ़ा ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। क्या मजाक कर रही हो? अब हर जगह वही क्यों दिखता है तुम्हें? वो मर चुका है। माला ने वफ़ा का मजाक उड़ाते हुए हंस कर कहा। नहीं देखो, वो अली ही है, मैं सच कह रही हूँ, वफ़ा ने यकीन दिलाते हुए कहा। कोई तस्वीर है अली की तुम्हारे पास? माला ने वफ़ा से तस्दीक के लिए कहा था। हाँ, मेरे वॉलेट में, वफ़ा ने कहते साथ ही वॉलेट खोलकर माला के हाथ में थमा दिया। तस्वीर देखकर माला का भी मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये अली ही है, जल्दी कार उतर, कार से पीछा कर इसका। माला ने सीट बेल्ट खोलते हुए चीख कर वफ़ा से कहा था। वो दोनों ही कार से उतरकर इन पब्लिक को चीरते हुए चल रहे थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे। वफ़ा आगे आगे इसका पीछा करती हुई चल रही थी जबकि माला इन दोनों के पीछे थी। वो शख्स काफ़ी दूर आ चुका था, इतना दूर कि जहाँ मामूल से जरा हटकर आबादी कम थी। वो दोनों अब भी इसका पीछा कर रही थी। बहुत दूर एक खंडर सी इमारत में दाखिल होकर एक जगह वो शख्स रुक चुका था। वफ़ा और माला भी साथ साथ हाँफती हुई वहाँ पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचकर जैसे ही वफ़ा रुकी, पता नहीं कहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी। बहुत थक गई हो वफ़ा? ज़्यादा तो नहीं दौड़ाया मैंने? वफ़ा, जो कि सांस फूलने की वजह से आधी कमर मोड़ी खड़ी थी, फौरन सीधी और सर उठाकर देखा। हैरत का झटका खाकर वो पूरी की पूरी ही सीधी हो गई थी। एक तरफ यासिर, दूसरी तरफ अहमद, जबकि बीच में अली शाह खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम जिंदा हो? वफ़ा के मुंह से सबसे पहले यही जुमला फिसला था। जी मैं जिंदा हूँ और जिंदा ही था, मैं कभी मरा ही नहीं था। अली शाह ने एक हाथ यासिर के कंधे पर रखते हुए इस खंडर इमारत का जायजा लेते हुए कहा, जहाँ ब्लॉक और सीमेंट वगैरह जगह जगह पड़ी हुई थी। जबकि यासिर ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ अली शाह की तरफ देखते हुए कहा, लग ही नहीं रहा था कि ये वही यासिर उस्मानी है। तो इस दिन वफ़ा ने उलझते हुए कहा, जबकि अली संजीदा चेहरा लिए वफ़ा से इसी सवाल की उम्मीद लगाए बैठा था। और ये यासिर, और तुम दोस्त कैसे? वफ़ा ने यासिर की तरफ देख कर सर थाम कर कहा। अभी भी जवाब में अली शाह वैसे ही संजीदा चेहरा लिए एक तरफ मुंह करके खड़ा था। अली प्लीज़ बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। क्या है ये सब? इस रात की हकीकत। यासिर, तुम एक साथ कैसे? यासिर ने ही तो इस रात गोली चलाई थी ना? यासिर दुश्मन था ना तुम्हारा? वफ़ा ने एक साथ बहुत से सवाल किए थे। वो पागलों की तरह चीख चीख कर पूछ रही थी। वफ़ा, अली इस रात मरा नहीं था और यासिर और अली तो बचपन के दोस्त थे। माला ने पीछे से आते हुए वफ़ा के करीब जाके कहा। क्या मतलब? वफ़ा ने आंखें फाड़े पूछा। सब अभी समझ आ जाएगा। माला ने अपने हाथ पर से वफ़ा का हाथ हटाकर कहा और स्टाइल से जाकर यासिर के बराबर में खड़ी हो गई। यासिर और माला एक दूसरे को बड़ी जानदार मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। माला, तुम भी? वफ़ा ने माला को हैरत से देखते हुए कहा। यासिर, माला और अहमद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजी हुई थी और
बार बार एक दूसरे को इसी नज़रों से देख रहे थे। इसके बरक्स अली शाह संजीदा खड़ा था, शायद माजी की राख छान रहा था। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ? वफा ने हैरत से अपनी झील से नीली आंखों को फैलाकर इस तरफ देख के कहा जहाँ यासिर, माला और अहमद खड़े थे। मैं बताता हूँ। आवाज़ अली की तरफ से आई थी, जो कि इनसे कदरे फासले पर एक पिलर के साथ तनहा खड़ा था। वफा अब अली की तरफ मुतवज्जे होकर खड़ी हुई। अली ने इस इनकलाबी और भयानक राह से शुरू की थी दास्तान। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ? वफा ने हैरत से अपनी झील से नीली आंखों को फैलाकर इस तरफ देख के कहा जहाँ यासिर, माला और अहमद खड़े थे। मैं बताता हूँ। आवाज़ अली की तरफ से आई थी, जो कि इनसे कदरे फासले पर एक पिलर के साथ तनहा खड़ा था। वफा अली की तरफ मुतवज्जे होकर खड़ी हुई। अली ने इस इनकलाबी और भयानक राह से शुरू की थी दास्तान। बाबा ने इस रात मुझे बुला के मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अपनी दोस्त की बेटी से ये बात बताई थी, जिसको सुनने के बाद मुझे में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैं सीधा यासिर और अहमद के पास पहुंचा। यार कुछ कर, वरना मेरे बाप की दौलत की हवस और मजीद बढ़ जाएगी, अली ने टहलते हुए कहा। एक तरीका है जिससे तू वफा की नज़रों में हीरो बन जाएगा और अपने बाप को सबक भी देगा, अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? दोनों ने साथ ही पूछा। वफा तुमसे मोहब्बत करे और किसी और की तरफ ना हो जाए, इसलिए तुमने यासिर को वफा की ज़िंदगी में विलन बनाकर दाखिल किया था ना? अहमद ने बात की तायीद चाही। हाँ तो? यासिर ने लपक के पूछा। क्योंकि अहमद ने इस हीरो जैसे इंसान को विलन कह दिया था, तो इस बात का फ़ायदा उठाने का वक्त अब आ गया था, वो भी एक तीर से दो शिकार, अहमद ने दिमाग में प्लान बनाते हुए कहा। वो कैसे? मैं समझा नहीं कुछ, अली ने नासमझी से सर खुजाते हुए कहा। ऐसे कि किसी तरह वफा के सामने तुम्हारा और यासिर का झगड़ा हो और यासिर तुम्हें गुस्से में गोली मार दे। इसे हम फ़ायदा उठाएंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि तुम्हारी हालत भी सीरियस है और तुम ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हो। अहमद ने प्लान बताया। डॉक्टर क्यों कहेगा झूठ? अली ने सवाल किया। क्योंकि हम इसको झूठ कहने की मुंह मांगी कीमत देंगे, अहमद की जगह यासिर ने हंसकर जवाब दिया। जी बिल्कुल, अहमद ने भी यासिर की तायीद चाहिए। मगर एक बात, यासिर के दिमाग में एक सवाल उठा। क्या? अहमद ने मुतवज्जे होते कहा। इससे फ़ायदा कैसे होगा? ज़रा डिटेल में बता। यासिर खतरा मोल लेने से पहले सारे पहलू जानना चाहता था। देख भाई, जब ये वफा के लिए गोली खाएगा तो इसके दिल में खुद ब खुद अली के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब गोली लगने के बाद ये ICU में होगा तो इसके बाप की आंखें भी हो सकता है खुल जाएं और वो सीधे जाएं, बेटे को मरता देख के सीधे सुधर जाएं। अहमद ने तफसील से बताया। फिर कब करना है इस प्लान पे अमल? यासिर ने प्लान को समझाते हुए पूछा। जब अंकल इसकी शादी कर रहे हों, अहमद ने मशवरा दिया। नहीं, अली ने खोए लहजे में कहा। दोनों ने हैरत से अली को देखा कि अली मना क्यों कर रहा हो? प्लान पर अमल आज रात ही होगा, अली ने दोनों को संजीदगी से देखते हुए कहा। जल्दबाजी ना कर यार, यासिर ने अली को समझाया। नहीं, आज ही। अली शाह तो अली शाह ही था। ठीक है, तैयारी कर लो, दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा। और किस तरह होगा ये सब? वो तरतीब देने लगे। अली रुका था बताते इसके बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहा था। मसलन वो मेरी और यासिर की लड़ाई और यासिर का गन निकालना वगैरह, मगर ऐन मौके पर बाजी पलट गई। गोली यासिर ने नहीं बल्कि किसी और ने चलाई थी, जो कि मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर, वफा इकबाल, तुम पर चलाई गई थी वो गोली, और वो किसी और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी दोस्त हानिया ने चलाई थी। अली शाह एक बार फिर बताते रुका। वफा सब कुछ दुम सादे सुन रही थी, कुछ बोलने की सिकत नहीं थी आज वफा में। एक बार फिर अली ने बोलना शुरू किया। गोली तुम्हारे सीने पर चलाई गई थी, हानिया के हाथ में गन इत्तेफाक से मैं देख चुका था, इसलिए तुम्हारे सीने पर लगने वाली गोली मैंने खुद अपने सीने पर चलना मुनासिब समझा। मगर मेरी खुशकिस्मती की वो गोली मेरे कंधे से थोड़ी नीचे ही लगी, और जब यासिर को पता चला कि मुझे असली गोली लगी है तो मैंने अहमद को इशारों में यासिर को ले जाने का कहा। और ये हुस्ने इत्तेफाक है कि अहमद भी हानिया को देख चुका था, इसलिए अहमद यासिर ज़बरदस्ती लेके चला गया और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दी। डॉक्टर को हम पहले ही ख़रीद चुके थे। ऑपरेशन करके गोली जब इसने निकाल दी तो मेरे दिमाग में एक नया खराफाती आइडिया आया कि क्यों ना मैं मर ही जाऊं। वैसे भी इस दुनिया में ज़िंदा इंसान से ज़्यादा मरे हुए की कदर होती है। इस तरह बाबा को एक नए तरह से ज़िंदगी गुजारने आ जाएगी, जिसमें वो खुदगार होकर नहीं बल्कि दूसरों के लिए इनकी खुशी गमी में शरीक होकर जिएँ, ताकि इन्हें भी पता चले ज़िंदा इंसान की कीमत होती है, कागज़ के टुकड़ों की नहीं। फिर इसके बाद मैंने अहमद से बात की और बाकी का प्लान चेंज करके इन दोनों को बता दिया, जिसमें दोनों ने ही मेरी मदद की। अहमद ने जली हुई मैयत का इंतज़ाम करके मुझे कॉल करके बताया था, और फिर इसने दुनिया के सामने इस मैयत को मेरी मैयत कहकर मुझे दुनिया के सामने मार दिया था। इसके बाद किसी ने मुझे नहीं देखा था, मगर अब वक्त आ गया था कि मैं सबको सच बता दूं। तो इस सच की शुरुआत मैंने तुमसे की। अली ने वफा को संजीदा से चेहरा लिए देखा। वफा चेहरे पर हैरत के साथ साथ अली के जिंदा होने की खुशी की लहर भी मौजूद थी, जबकि अली की आंखों की डोरें लाल थी। यासिर और तुम दोस्त थे तो इसको तुमने मेरे पीछे लगाया था? वफा ने अली की पूरी बात सुन के हैरान होते हुए कहा। हाँ, अली ने तहम्मुल से सच बताया। मगर क्यों? वफा की हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ था। ताकि तुम तक, तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल कर सकूं।
अली ने वफ़ा की तरफ मुँह करते हुए कहा। जवाब में वफ़ा बस अलीशा को देखती ही रह गई। कोई ऐसे भी चाहता होगा इसको, ये तो कभी वफ़ा ने सोचा भी नहीं था। ये सब तो बस फिल्मों में ही होता आया था। अच्छा मगर हानिया ने गोली क्यों चलाई थी? वफ़ा ने एक और सवाल किया था। बस कर यार, क्या सब यही पूछ लेगी? अभी बहुत कुछ है बताने को, माला ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। हाँ पर मुझे बताओ कि सब के तुम इन तीनों को कैसे जानती हो? हानिया ने गोली क्यों चलाई थी? प्लीज़, वफ़ा ने इल्तिजाई लहजे में कहा। ये यासिर की बचपन की मंगेतर है। अली शाह ने माला की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि मुस्कुरा के वफ़ा को ही देख रही थी। और हानिया ने गोली तुम पर इसलिए चलाई थी क्योंकि यासिर ने पूरी बात बताई कि किस तरह अबरार साहब ने रिश्ता तय किया और इसके बाद क्या हुआ। वफ़ा तो हैरान परेशान थी, से दुनिया ही घूमती हुई लग रही थी। ऐसी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब यासिर फ्लर्ट नहीं अदाकारी कर रहा था? वफ़ा ने पिलर का सहारा लेते हुए सोचा। सभी अपनी अपनी जगह संजीदा खड़े थे। क्या कहते, जो सच था वो बता चुके थे। मामा मैं आज वापस घर आ रही हूँ पाकिस्तान। वफ़ा ने अपने घर आने की इतला दी थी। वफ़ा कल से खोई खोई सी थी, खुश भी थी और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि अली शाह जिंदा है और उदासी इस बात की थी कि इसके अपनी दोस्त ने हसरत और जलन की आग में इसकी पीठ पर छुरा घोंपा था। या अल्लाह तेरे शुक्र में अभी सब तैयारी कर मुकम्मल करती हूँ। मिज़ाब बेगम ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा और फिर हल्की फुल्की बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। वफ़ा खोए खोए से अंदाज में सामान बैग में रख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक देती माला अंदर दाखिल हुई। पैकिंग कर रही हो? माला ने सादे से लहजे में पूछा। वफ़ा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। एक बात कहूँ? माला ने बेड के करीब खड़े होते हुए पूछा। हाँ कहो। वफ़ा का लहजा अब भी वैसा ही था। तुम्हें अली शाह से मोहब्बत है? मैंने देखा है, अब तुम मानो या ना मानो, और मैंने अली शाह को भी देखा है और जानती हूँ इसे तुमसे इश्क है तो इसके इख्तियार से बाहर है। माला ने वफ़ा की पैकिंग को देखते हुए कहा, जबकि वफ़ा को देखती ही रह गई। इसके मुसलसल पैकिंग करते हाथ रुक गए थे। एक बात और, माला ने कमरे से जाते जाते रुक के कहा। वफ़ा ने माला की तरफ देखा। कोई इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा यूनिक के गार्डन में, माला ने कहा और कमरे से चली गई। जबकि वफ़ा पैकिंग अधूरी छोड़ के गार्डन की तरफ चली गई। वफ़ा मुसलसल किसी को ढूंढ रही थी मगर आई तो गार्डन में कोई ज़रूर थी ही नहीं, ना कोई आदम था, ना ही कोई आदमजाद। वफ़ा मुसलसल हर जगह देख रही थी मगर इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आखिर वो जब थक कर वापस जाने लगी तो इसने एक दरख्त के पास ही इसी निकाह वाले पिज़्ज़ा बॉय को खड़ा देखा। वफ़ा चलती हुई इसके करीब आई। इसका रुख वफ़ा की तरफ से मुड़ा हुआ था। सुनिए, वफ़ा ने तमीज़ से इसको मुखातिब किया था। वफ़ा के मुखातब करने पर वो पलटा था। अब इसका और वफ़ा का रुख आमने सामने था। आज भी इसके चेहरे पर रुमाल से निकाब बंधा हुआ था। वफ़ा ने आगे बढ़कर इसके निकाब को आराम से उतारा था। वफ़ा को एक बार फिर हैरत का झटका लगा था। वो निकाब वाला पिज़्ज़ा बॉय अली शाह ही था। अली, और कितने सरप्राइज़ हैं, बता दो यार। वफ़ा ने अली की तरफ ख़ाइब नज़रों से देखते हुए कहा। बस ये लास्ट था, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने सालों से मुझ पर नज़र रखे हुए थे, क्यों? वफ़ा ने थोड़े रूठे अंदाज में पूछा। क्या करता, और मैं कोई बहाना ही नहीं था तुमसे मुलाकात का। इसके अलावा माला को भेजा था यूनी तुम्हारे लिए, मगर दिल नहीं मानता था, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया और इस तरह मिलता रहता था। अली ने तफसील से बताया। अच्छा, वफ़ा कहती हुई वापस जाने के लिए पलटी। पीछे से अली वफ़ा को पुकारने वाला था क्योंकि कट गई एहतियात इश्क में उमर, हमसे इजहार मुद्दा ना हुआ। अली मुंह लटकाए वफ़ा को जाता देख रहा था कि वफ़ा वापस अली की तरफ पलटी। आगे का क्या प्लान है? वफ़ा ने अपनी नीली आंखों को घुमा के पूछा। कैसा प्लान? मैं समझा नहीं। अली के कुछ समझ नहीं आया था कि वफ़ा किस प्लान की बात कर रही। बुद्धू पाकिस्तान जाने के बाद का क्या प्लान है? वफ़ा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा, मामा बाबा से मिलकर उसको सब कुछ सच बता के माफ़ी मांगूंगा, और क्या? अली ने गहरी सांस लेते हुए बताया। इसके बाद वफ़ा ने बेचैनी से सवाल किया। वो कुछ और ही सुनना चाह रही थी। इसके बाद काम पर तवज्जो दूंगा, और क्या? अली ने मासूमियत से कहा। अरे पागल! इसके बाद वफ़ा ने ज़िच होते हुए कहा। यार इससे आगे और क्या करूं, तुम ही बता दो। अली ने हार मानते हुए पूछा। मतलब कि इसके बाद मेरे बाबा से रिश्ता मांगना है, ये भी मैं बताऊं? वफ़ा ने रूठे हुए लहजे में कहा था। अच्छा, रिश्ता मांगने के बाद क्या होगा? अली ने वफ़ा की तरह ही आंखें घुमा के पूछा। बाबा शादी के लिए हाँ कर देंगे, और क्या? वफ़ा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अली ने वफ़ा वाली ट्यून में कहा जैसे इसकी नकल उतार रहा हो। इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, और क्या? वफ़ा ने समझाते हुए कहा। इसके बाद अली ने वफ़ा को छेड़ते हुए पूछा। इसके बाद तुम्हारी मामा मेरी सास बन के मरम्मत करेंगी, और क्या? वफ़ा ने सोचते हुए जवाब दिया। इसके बाद अली ने वफ़ा की नकल उतारने वाले अंदाज में कहा। इसके बाद वफ़ा सोच ही रही थी कि इसकी समझ में आ गया कि अली शाह इसकी नकल उतार रहा था इतनी देर से। इसके बाद मेरा बेलन और चिमटा होगा और तुम्हारा सर। वफ़ा ने अली का मजाक उड़ाते हुए कहा और वहाँ से भाग गई। वफ़ा पीछे मुड़कर वफ़ा ने अली को जानदार मुस्कुराता हुआ देखना नहीं भूली थी। पागल लड़की! अली ने पीछे मुड़ के देखती वफ़ा को मुस्कुराते हुए देखकर कहा था। जवाब में वफ़ा शर्माती हुई भाग गई। मामा, बाबा, वफ़ा, इकबाल साहब और मेज़ाब बेगम को इतने सालों बाद देख के रो रही थी, और रोते रोते एयरपोर्ट पर ही गले लग के रो रही थी। वो दोनों भी वफ़ा को देखकर डबल खुश थे। चलो घर। मेज़ाब बेगम ने वफ़ा को खुद से अलग करते हुए कहा। एक मिनट, मुझे मिलवाना है किसी से आपको, वफ़ा ने कहते साथ ही एक तरफ देखा जहाँ पर अली, यासिर, अहमद और माला को होना चाहिए था, मगर वहाँ सिर्फ माला ही खड़ी थी। वफ़ा ने माला को हाथ के इशारे से बुलाया। मामा, ये मेरी दोस्त है माला।
वफ़ा ने माला का तारुफ करवाया था। वफ़ा ने आंखों ही आंखों में इशारों में माला से अली के बारे में भी पूछा था, जिस पर इसने भी इशारों में कुछ कहा था जो कि वफ़ा समझ ना पाई थी। माला को मिज़ाब बेगम ने एक गेट टुगेदर पार्टी में भी इनवाइट कर दिया था और माला से इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह भी ले लिया था। थोड़ी देर में सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने के लिए थे। जाने से पहले माला ने वफ़ा को बता दिया था कि अली शाह खुद तुम्हें कॉल करेगा और जब तक तुम किसी को इसके बारे में कुछ ना बताना। वफ़ा ने माला की बात पर ताबेदारी से सारी लाने पर ही इत्तफा किया था। रोशनियों से भरा घर था, हर तरफ नौकरों की चहलकदमी हो रही थी। अली शाह आज कितने साल बाद अपने घर वापस आया था और अपने घर के लॉन में खड़ा जायज़ा ले रहा था। बहुत कुछ था जो बदल गया था। अली ने निगाह भर के घर को देखा था। आज वफ़ा के वापस आने की खुशी में आसिया बेगम और अबरार साहब ने इकबाल साहब की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था। अली शाह घर के अंदर दाखिल हुआ था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोग अली शाह को देख के बारी बारी खड़े हो गए थे, सिवाय वफ़ा के। सब हैरत से मुंह खोले खड़े थे, जबकि वफ़ा आराम से पुरसुकून अंदाज में बैठी थी। अबरार साहब ने अली को छूते हुए कहा। अली बारी बारी सब देख रहा था। इतने साल हुए थे जुदा हुए, दिल को करार एक मुलाकात में कहाँ आना था मेरा बेटा। आसिया बेगम आंखों में आंसू लिए लपक के अली की तरफ बढ़ी। मामा बाबा। अली ने माँ को प्यार करते हुए बाप की तरफ देखा था। कहाँ चले गए थे अली अपने इस बूढ़े बाप को छोड़कर। अबरार साहब ने शिकवा करते हुए अली को सीने से लगा लिया। बहुत लंबी कहानी है बाबा, आज ही सुन लेंगे, अली ने बाप के सीने से लगते हुए शिकायती अंदाज में कहा। अब तुम आ गए हो ना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अबरार साहब और अली की मुसलसल गले लगे हुए थे। मैं सब कुछ बताऊंगा बाबा, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अली ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। कितने सालों का गुब्बारा आज इस तरह निकला था। सबकी आंखों में आज आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी की नवीद लाए थे। मैं भी हूँ भाई, सुंबल कहती हुई भाई से लिपट गई थी। सुंबल का अंदाज कुछ ऐसा था कि वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। अबरार भाई, अब तो आंखों से नदियाँ ना बहाओ, इकबाल साहब ने आंखें साफ करते हुए कहा था। सब ने मिलकर कई सालों बाद ये शायद ज़िंदगी में पहली बार साथ मिलकर खाना खुशगवार माहौल में खाया था। खाना खाते हुए सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अबरार साहब ने एक नज़र अली की तरफ डाली और दूसरी वफ़ा की तरफ। अब अबरार साहब के समझ में आ गया था कि इन्हें अल्लाह ने एक और मौका दिया अपनी इस गलती को सुधारने का, और अब अबरार साहब ये मौका किसी भी सूरत में हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द इकबाल साहब से बात करने का फैसला कर लिया था। 6 महीने बाद। हानिया बेटे, इस तरह खुद को अजियत दे के क्या होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम जो दुआएं मांगती थी वो कबूल हो गई। अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी गलती को ठीक करने का। वहीद साहब हानिया को समझा रहे थे। जब से इसने सुना था कि अली जिंदा है, वो मुसलसल रो रही थी। नदामत के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा, मैं इस दिन खुद गर्ज हो गई थी, हासिल हो गई थी। आपको तो पता है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मगर इस रात नहीं मालूम कौन सा जज्बा मुझ पर गालिब आया था और मैंने गोली चला दी, बगैर वफ़ा और अली की खुशियों के बारे में सोचे। एक तरफ मेरी दोस्त की खुशी थी और दूसरी तरफ मैं अली की मोहब्बत मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था बाबा, सब कुछ। हानिया ने रोते हुए कहा था। भाई साहब इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहे थे, जिसकी मुसलसल रोने की वजह से हिचकियाँ बन गई थी। बाबा, मैंने गुनाह किया है। गुनाह गलती नहीं, गलती ठीक की जा सकती है, मगर गुनाह की सिर्फ सज़ा होती है, और मैं इस गुनाह की सज़ा दुनिया में ही पाना चाहती हूँ। हानिया ने वही साहब के गले लगते हुए कहा। क्या मतलब? वही साहब ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि मैं अली और वफ़ा के पास जाऊँगी और इनसे दरख्वास्त करूँगी मुझे दुनिया में ही दे दें सज़ा, आखिरत में दी जाने वाली सज़ा से मैं खौफजदा हूँ। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वही साहब तो हैरान ही रह गए थे अपनी बेटी के फैसले पर। हानिया अपने मजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। वो अकड़ू सी लड़की आज माफ़ी मांगने का कह रही थी। बाबा, मैं कल ही जाऊँगी इनके पास, हानिया ने फैसला कुन अंदाज में कहा। पर बेटा, कल नहीं जा सकती आप। वही साहब ने मना किया। क्यों? हानिया ने हैरत से कहा। क्योंकि कल अली शाह का निकाह है वफ़ा इकबाल से। वही साहब ने बम फोड़ने वाले अंदाज में बताया, मगर मुकाबिल का रवैया देख के हैरान रह गए। हानिया बजाय रोने के या विलाल करने की मुस्कुरा रही थी। हानिया, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वही साहब ने कदरे हैरान कुन लहजे में कहा। बाबा, मुझे खुशी है कि असल और हकीकी इश्क को इसकी मंजिल मिल गई। हानिया ने हंसते हुए कहा। हानिया को वाकई कोई गम नहीं था। हाँ, इसको गम होता अगर वफ़ा अली शाह को ना मिलती, क्योंकि वफ़ा को अली शाह से ज़्यादा कोई नहीं चाहता होगा, और अली को खोने का गम इसलिए भी नहीं था कि अभी से ही समझ आ गया था कि वो मोहब्बत नहीं थी जो इसने अली से की थी, वो तो बस छोटी उम्र की नादानी थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अली को देख कैसे दांत निकाल रहा है अपने निकाह में। अहमद ने यासिर को पोनी मारते हुए स्टेज पर खड़े अली शाह की तरफ मुतवज्जे कराते हुए कहा। यासिर ने सर हिला के कहा। देख देख, निकाह करने की कितनी जल्दी है इसको, कैसे घूर रहा है अपनी रहा है काजी साहब को। अहमद ने फिर से अली को देखते हुए कहा। हाँ सही कहा। यासिर ने रुख मोड़ के कहा। अली को बहुत जल्दी है अभी यार, देख कैसे वफ़ा भाभी को घूर रही है। अहमद आज पूरे का पूरा न्यूज़ कास्टर बना हुआ था। हाँ, यासिर ने सरसरी से कहा। अली यार, ये अली ठीक निकला, हमें गुंडा मवाली और विलन बना के खुद अपने सर पर सहरा सजा रहा है। अहमद ने बेचारगी से यासिर पर सरसरी से नज़र डाल के कहा था, मगर जब इसने यासिर को देखा तो आग बगौल हो गया। जब भी मैं कहूँ कि यासिर हूँ हाँ क्यों कर रहे हैं, तो माला को तकने में बिजी था। अहमद ने लड़ाकुओं की तरह कहा और यासिर को बुद्धि से पकड़ लिया।
तू भी बिजी था अपनी वाली को देखने में, वो भी बिजी है अपनी वाली को देखने में। अब बता मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए नहीं ढूंढ रही गई कोई तुम लो फ्रॉन्ट से। अहमद ने कहते कहते यासिर को 2-4 मुक्के रस्सी दिखा दी। ये तमाशा देखकर माला फौरन इनके पास पहुंच गई। क्या हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं तुम दोनों को। माला ने आते ही के साथ ही दोनों को बच्चों की तरह डांटा। वाह जी वाह, अहमद ने तंजिया मुस्कुराते हुए तालियां बजा के कहा। क्या मसला है, अबरार साहब ने इन तीनों के करीब आते हुए पूछा। अच्छा वो अंकल आप आ गए, मैं बताता हूँ। यासिर ने कॉलर ठीक करते हुए अहमद की तरफ मस्तानी नज़रों से देखते हुए कहा। कुछ नहीं अंकल, मुझे कुछ चाहिए था, मगर कोई बात नहीं मैं ले लूँगा। अहमद ने डरते हुए एक बात बनाई। अच्छा सुंबल से कह दो बेटा, वो आपको दे देगी। अबरार साहब ने उजलत में कहा और चले गए। शुक्र इनकी जाते ही अहमद ने सुख का सांस लिया, मगर अभी ये सुख का सांस पेट तक सही से नहीं पहुंचा था कि सुंबल और इसके साथ माहीन नाजिल हो गई। अहमद भाई आपको कुछ चाहिए, सुंबल ने अहमद को मुखातिब करते हुए खुश अखलाकी से कहा। पूछा हाँ चाहिए ना, अहमद ने दांत निकाल के कहा। क्या, सुंबल ने पूछा। क्या इस शादी में मुझे ऐसे हैंडसम बंदे को कोई लड़की मिलेगी जिसमें अपनी लाइफ पार्टनर बना सकूं? अहमद ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, हम ये काम नहीं करते, सुंबल की जगह माहीन ने फुदा के कहा। तो क्या हुआ, तुम दोनों अपने इस खूबसूरत भाई के लिए एक लड़की नहीं देख सकती? अहमद ने तासुब से कहा। जी नहीं, दोनों ने एक साथ कहा और इनके पास से फरार हो गए। कामचोर, अहमद ने मुंह बना के कहा, जबकि इसके मुंह बनाने और इसकी इज्जत अफजाई पर माला और यासिर दिल खोल के खुश हुए। निकाह हो रहा है, आ जाओ। इकबाल साहब ने तीनों को बताया और चले गए। चलो भाई, अपने ना से ही अपने दोस्त के निकाह के छुआरे ही खा लेते हैं, अहमद ने मसनूई मुंह बना के कहा और काजी साहब और अली शाह के मुंह पर जाके पहुंच गया। और कबूल है कबूल है कबूल है सुन के भी स्टेज से नहीं उतरा। चल भाइयों अब उतरो, हो हवा आने दो। अली ने अहमद और यासिर को घूरते हुए कहा। ना हम नहीं उतर रहे, मैं भी दूल्हा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यासिर ने माला की तरफ देखते हुए शर्मा के कहा। चल अबे अभी बहुत टाइम है, अली ने एक नज़र वफा पर डालते हुए कहा, जो कि मेहमानों की घेरे में बैठी थी। कोई नहीं, खुद ने तो कर ली ना, जब भी ऐसे कह रहा है। मुझे देख अभी तक कोई मिली ही नहीं। अहमद ने अली के सामने एक बार फिर अपना दुखड़ा रोया। अभी अहमद दिल खोल के रोया भी नहीं था कि अबरार साहब, इकबाल साहब और वही साहब आके इन सब के सरों पर खड़े हो गए। और ये लोग अकेले नहीं थे, हानिया वहीद भी थी इनके साथ। हानिया को देख के सबके हंसते हुए चेहरे एकदम संजीदा हो गए। हानिया चलती हुई वफा और अली के सामने आकर खड़ी हो गई। वफा और अली ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और फिर हानिया को देखा। वफा, अली मैं जानती हूँ जो इस रात मैंने कहा वो माफ़ी के काबिल नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों से माफ़ी मांगने नहीं आई। मुझे सज़ा दे दो, मुझे घुटन होती है इस नदामत से भरी ज़िंदगी से। हानिया ने रोते हुए कहा। इसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। बाबा ने तो माफ़ कर दिया, वफ़ा ने रूखे लहजे में कहा और मुंह मोड़ लिया। बेशक इन्होंने माफ़ कर दिया, मगर वफ़ा मैं तुम दोनों की ज़्यादा गुनाहगार हूँ। हानिया ने रोते हुए हाथ जोड़ के कहा। वफ़ा इसको इसकी गलती का एहसास हो गया। अबरार साहब ने वफ़ा को देखते हुए कहा। जी बेटा, अल्लाह भी माफ़ करने वालों को ही पसंद कर फरमाता है, इकबाल साहब ने अबरार साहब की तायीद में कहा। वफ़ा ने अली की तरफ देखा, जबकि अली ने भी नज़रों ही नज़रों में इकबाल साहब की बात को सराहा। ठीक है, हम इतने गिरे हुए भी नहीं है कि तुम्हें माफ़ ना कर सकें। वफ़ा ने एक नज़र सब की तरफ देखते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, जिस पर हानिया रोती हुई वफ़ा के कदमों में हाथ जोड़ के गिर गई थी। वो शुक्र अदा करी थी कि वफ़ा ने इसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। हानिया ये क्या करी, उठो। वफ़ा ने अपना कीमती नफीस सा लाल शरारा को कुछ ऊपर करते हुए हानिया का हाथ पकड़ के कहा और इसे उठा के गले लगा लिया। वफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। हानिया ने गले लगे रोते हुए कहा। अच्छा बस कर दे, अब सब क्या कहेंगे। वफ़ा ने हानिया को चुप करने के घर से इसके आंसू साफ करते हुए कहा। और क्या कहेंगे भाभी, दुल्हन तो रो नहीं रही और इसकी दोस्त इतना रो रही, लगता है कि दुल्हन के बदले का रो रही हैं। यासिर ने दांतों की नुमाइश कराते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े। हानिया वफ़ा से अलग होकर अपने बाबा के पास जाकर खड़ी हो गई। वही साहब ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। हानिया की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, मगर कोई था जो इस वक्त खिलाफे मामूल खामोश था। इस हानिया को इस माफियत से देख रहा था कि अब सब इसे ही घूर रहे थे। अबे ओ मजनू, आंखें तो छपका ले। यासिर ने अहमद के पास जाके इसके पैर पर पैर मारते हुए कहा। यासिर ने पैर इतनी जोर से मारा था कि अहमद की चीख निकलने को थी। और कुछ वो अदाकार भी बहुत अच्छा था। हाय साले ने पैर ही तोड़ डाला, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अहमद ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि सबकी हंसी छूट गई। तो क्या ख्याल है, ढूंढ लें फिर अभी आपके लिए भी। इकबाल साहब ने मजाक में अहमद को छेड़ते हुए कहा। अंकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ढूंढ ली है लड़की, अहमद ने झटपट बताया, जिस पर सबके मुंह खुले रह गए। कौन है वो, इतनी जल्दी ढूंढ ली? अबरार साहब ने हैरानी से पूछा। हाँ तो मेरी लव स्टोरी अच्छी है, बगैर ज़्यादा भाग दौड़ वाली। इस अली शाह की तरह थोड़ी इतनी मेहनत करूँ? अहमद ने अली को देखते हुए मुंह बना के कहा, जिस पर अली मुस्कुरा दिया। अबे तू बताता है या नहीं? यासिर ने हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा। बता रहा हूँ, पर आप लोग वादा करें लोगों को मना लेंगे मेरे लिए। अहमद को डर था कि कहीं वो मना ही ना कर दे, इसलिए पहले ही शर्त रख दी। अच्छा ना बता भी दो, कौन है वो? अबरार साहब ने बेचैनी से कहा। वो अंकल हानिया वहीद, अहमद ने शर्माते हुए कहा, जबकि अपना नाम सुन के हानिया की आंखें पूरी की पूरी ही फट गई थी। सब हानिया की तरह मुतवज्जे थे। वही साहब कुछ तो बोलते हैं। अबरार साहब ने आगे बढ़ के पैर की। मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हानिया की ज़िंदगी है, इससे पूछ लें आप। अब सब हानिया की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा, इकबाल साहब ने नरमी से पूछा।
जिस पर हानिया ने शर्मा के मुंह नीचे कर लिया। सबके चेहरे खिल उठे थे। मुबारक हो आपको भी, बहुत जल्द आप भी निकाह के छुआरे खाने वाले हैं, अली ने अहमद को छेड़ते हुए कहा। अली की बात सुन के अहमद किसी दुल्हन की तरह शर्मा रहा था और इसकी शर्माने को देखकर सबका फलक शगाफ कहका गूंज उठा। अबरार साहब सबको हंसता हुआ देख रहे थे। स्टेज पर यहाँ से सब हंस रहे थे। दूर मेहमानों में घिरी इनकी बेगम ज़ाब बेगम के साथ सब हंस के मिल रही थी। सब अच्छा हो चुका था। वीरानियों के बादल छट चुके थे। तेरी तैरगी के दिन ख़त्म हो चुके थे। तूफान अब थम चुका था और खुशियों के दरवाजे अब खुल चुके थे। सबको खुशी देख के अबरार साहब के आज दिल में एक सुकून सा उतरा था। इन्हें इस रात की हकीकत अली ने सब सच बता दी थी और माफ़ी मांग ली थी। और इस सब से अबरार साहब को सबक भी मिल चुका था कि दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं, खुशियाँ तो अपनों के साथ मिल के हासिल होती हैं। ख़त्म शुद। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। इंतहाई इंटरेस्टिंग नावल था। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह के एक प्यारे नावल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।